धर्म का मामला जो हमारे यहाँ हुआ और पूरी दुनिया में हुआ, जिसको रिलीजन हम कहते हैं, उसमें दो तरीके के ट्रुथ मिक्स हुए, एक ज्योग्राफिकल ट्रुथ और एक स्पिरिचुअल ट्रुथ। देखिए, आप पूरा भारत के स्क्रिप्चर्स देख लो तो उसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो रावण नहीं है, सबसे बड़ा विलन दुर्योधन नहीं है, सबसे बड़ा विलन अहंकार है। अपने सपनों के साथ अपनी क्षमता को चेक करो। लोग सपना ही देखते रहते हैं, क्षमता नहीं देखते। अमिताभ बच्चन ने केबीसी में सूत्र के तौर पे कहा था और उसकी लाइफ में भी उसने अप्लाई किया, सीखना बन तो जितना बन। आपके पास में एक पूरा मतलब के लाइब्रेरी जैसा बिल्कुल कलेक्शन है। आई थिंक 9,000 से ज़्यादा किताबें हैं। જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો। તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। मुझे बेहद खुशी है आप लोगों को ये बताते हुए कि आज बहुत ही नॉलेजेबल और अमेजिंग और डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने गुजरात के लिटरेचर में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। 12 से ज़्यादा नेशनल बेस्टसेलर इन्होंने लिखी हैं और बहुत सारा इम्पैक्ट देश और विदेशों में लेक्चर्स लेके इन्होंने किया है। इनका एक काफ़ी पॉपुलर शो भी रहा, संवाद, जिसके 200 से ज़्यादा एपिसोड बनाए गए, ETV पे प्रसारित भी हुआ। आज बहुत सारा इंस्पिरेशन लेकर के वो हमारे बीच हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज़ वेलकम जय वसावड़ा जी। थैंक यू सो मच जय जी फॉर कमिंग टू आवर शो एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू वाईएसआर जी, आपसे मिलके भी अच्छा लगा और ये बात करने में तो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो काम मैं भी करता हूँ, कुछ अलग तरह से करता हूँ, लेकिन काम तो वही करता हूँ कि भाई जितने लोग हैं उनको किस तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन ही आपका शिक्षक है, तो आप जीने के लिए इंस्पायर हो जाओ तो बाकी सब मिल जाएगा मोटिवेशन आपको। परफेक्ट। सो जय जी, बहुत सारे लोग तो आपकी कहानी ऑलरेडी जानते हैं, हमारे कई यंग दर्शक भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर एक शॉर्ट में आप बता सकें कि कैसे आपकी ये लेखन की जर्नी, राइटिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई एंड हाउ इट शेप्ड, अगर उसके बारे में कुछ बताएं तो। जी, उसमें मुझसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे माता पिता का रोल बहुत बड़ा है। ओके। क्योंकि आज तो वो दिवंगत है, इस दुनिया में है नहीं। ओके। लेकिन उस जमाने में उन्होंने जो प्रेम विवाह किया तो दोनों की अलग अलग ज्ञातियाँ थी, तो उन्होंने एक ही संतान का संकल्प किया था कि भाई एक ही रहेगा और उसको कुछ डिफरेंट तरीके से हम बड़ा करेंगे। तो शिक्षक थे दोनों। तो शिक्षकों के बड़ा करेंगे तो मानी वो कोई धन वाला मामला तो होता नहीं उसमें, लेकिन उन्होंने मन वाला मामला लिया, धन के बजाय। तो रोज की किताब लेके आते थे और मुझे घर पे पढ़ाया। सो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ होम स्कूल। ओके। तो मैं घर पे ही पढ़ा। तो आप कभी स्कूल नहीं गए थे? नहीं, मैं प्राथमिक कक्षा जिसको कहते हैं उसमें स्कूल ही नहीं गया, फिर हाई स्कूल से मैं गया बाद में। और ये गवर्नमेंट का रूल भी है भारत में, यूरोप के कुछ देशों में ऐसा है कि एजुकेशन इज कंपलसरी, मानी इट्स अ क्राइम अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हो। भारत में ऑप्शनल है। ये कानून है कि भाई आप घर पे अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आप डायरेक्टली एग्जाम भी दे सकते हो 10वीं कक्षा की, मानी SSC, पहले मैट्रिक कहा जाता था। तो ये नहीं पता था, ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आप इट्स राइट टू एजुकेशन में ये भी है कि आप एकलव्य की तरह अपने आप पढ़ सकते हो। अरे वाह। तो ये जो बात है वो उन्होंने, क्योंकि वो दोनों शिक्षक थे, तो मेरी माँ ने तो जॉब छोड़ दी, क्योंकि एक को तो रहना पड़ेगा फुल टाइम छोटे बच्चे के पास। तो मैं खेलते हुए पढ़ा और पढ़ते हुए पढ़ा, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी कभी मैंने। बच्चों की कहानियां से शुरू हुई, अमर चित्र कथाएं आती थी उस वक्त, इंद्रजाल कॉमिक्स भी आता था, मुझे याद है हिंदी में। और गुजराती में भी बहुत सारा बाल साहित्य था, रमनलाल सोनी, जीवराम जोशी, काफी सारे हरीश नायक, यशवंत मेहता, ऐसे लेखक थे जो बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे। आज ये प्रथा नहीं रही। बच्चे भी ऐसे नहीं रहे कि जो कहानियां पढ़े, वो मोबाइल में व्यस्त हो गए। लेकिन उस वक्त ऐसा गुजराती में आता था बाल साहित्य। तो उस वक्त तो जूले वर्न की साइंस फिक्शन गुजराती में आती थी। वॉल्ट डिज्नी गुजराती में कॉमिक्स आता था। आज भी मेरे पास कुछ वो संग्रह है। तो ये एक संकल्प उन्होंने किया था, रोज की एक किताब लेके आओ। सो वो किताब तो पहले लेके आ जाते थे, कुछ 30-40 ले आते थे, लेकिन मुझे रोज की एक देते थे। तो मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश ऐसे ही सीखा, क्योंकि किताबें आती थी हर भाषा की। मुझे पढ़ने का शौक लग गया और टेक्स्ट बुक नहीं थी, स्कूल का टाइम नहीं था, तो वो सब टाइम इसी में लग गया। तो आज जो मुझे मिला है वो उसकी वजह से मिला है। तो चाइल्डहुड डिफरेंट एजुकेशन हुआ, होम स्कूलिंग का।
तो उसकी वजह से आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं पहुँच सका, क्योंकि उसमें फाउंडेशन आया बोलने का, लिखने का, शब्दों का, Right. सोचने का। सबसे महत्व की बात है सोचने का, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। राइट। आप अपने हिसाब से मौलिक निरीक्षण कर सकते हो। उन्होंने एक अच्छी बात जो की मेरे माता पिता ने, वो तो छोटा गांव था हमारा, गोंडल नाम है। यस यस आई नो। ये तो इतना बड़ा तो आज भी नहीं है। राइट। तो हम वहीं पे बड़े हुए। तो उन्होंने एक वहाँ के महाराजा साहब थे, वो बड़े फेमस भगवत सिंह जी, उनकी एक लाइब्रेरी थी, वो भी मुझे बड़ी हेल्पफुल हुई। एक्सेस थी उसकी आपको? हाँ, एक्सेस थी, और आज भी है वो लाइब्रेरी। ओके तो उन्होंने भी काफी सारी किताबें वहाँ पे रखी हुई थी। ओके। तो मैं, जैसे मैंने कहा, पूरी अनकन्वेंशनल भाषा भी ऐसे सीखा, विज्ञान भी ऐसे सीखा, सब कुछ में कोई कन्वेंशनल तरीका ही नहीं था, परंपरागत कोई सोच ही नहीं थी, औपचारिकता नहीं थी। सीधा 10 से ही आपने शुरू किया है सर? स्कूलिंग जो एग्जाम दी, और स्कूलिंग, उसमें एक अच्छी स्कूल थी वहाँ पे, विद्या मंदिर, और उसके शिक्षक जो थे उन लोगों को ये प्रयोग पता था कि जय क्या कर रहा है। तो वहाँ से कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, और मेरे माता पिता ने ये ख्याल रखा था, जो हमारे दर्शकों को भी शायद अच्छा लगे, कि एक ही सोच की किताब ना आए, मानी सब कुछ आए। उसमें कॉमिक्स भी हो, उसमें साइंस भी हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो, उसमें ओशो भी आ सकते हैं और विवेकानंद भी आ सकते हैं, उम्र के हिसाब से। जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी होती गई तो वो चेंज भी करते गए, कि छोटे बच्चों की किताबों से फिलोसॉफिकल थॉट्स वाली किताब, नॉन फिक्शंस। तो मैं सिडनी शेल्डन भी पढ़ सकता था उस वक्त, सिनेमा का मैगजीन आता था, स्क्रीन और फिल्म फेयर, वो भी पढ़ सकता था। और अब अपनी जो इंडियन इथोस, जैसे गांधी साहित्य है, तो गांधी जी के युग में भी बड़ा साहित्य हुआ, वो भी मेरे घर पे रहता था। तो दोनों साथ साथ चलते थे, ओशो और गांधी साथ चलते थे। कंप्लीटली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली। सो ये 360 डिग्री विजन जिसको हम कहते हैं ना, वो आ गया पूरा, बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन, और वो आज मुझे मदद कर रहा है। तो मैं कॉलेज में जब गया, तो कॉलेज में मैं तो ऐसा मानता था कि भाई हम आनंद करने के लिए कॉलेज में गए, क्योंकि जो पढ़ना लिखना है वो तो कर चुके हैं। लेकिन वह क्या कि वहाँ पे स्पर्धाएं उस वक्त होती थी, निबंध और वक्तृत्व, यानी ये दो मुझे बड़ी पसंद आती थी, ये दोनों, और क्विज तीसरा। आज मैं ये कंप्लेन भी करता हूँ, मेरे कार्यक्रमों में भी कहता हूँ कि आज के विश्वविद्यालयों में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे जो हमारे वक्त जितने होते थे। तो मैंने एक कैलेंडर ईयर में जो 365 डेज होते हैं, तो 200 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था इन वन कैलेंडर ईयर। यस, इट वाज अ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड। उस वक्त तो पता नहीं था कि इसे रिकॉर्ड को लिए अप्लाई करना होता है और ये सब, लेकिन है मेरे पास सर्टिफिकेट्स, क्योंकि लोकली भी बहुत होती थी, राइट। डिस्ट्रिक्ट में होती थी, यूनिवर्सिटीज में होती थी, छोटी वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा। तो चूंकि शब्दों के बारे में मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ता था, कागज रख के कोई ऐसा नहीं प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता था, तो मैं लिखने बोलने में आदी हो गया। और आज जो आप जय वसावड़ा देख रहे हैं, उसके दो ही टाइटल है, एक राइटर है और एक स्पीकर है। तो जो लिखना भी वहाँ से आया, बोलना भी वहाँ से आया, तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी सोच और अच्छा जो अपब्रिंगिंग हुआ माता पिता का, उसकी वजह से ये पूरा, आज वो दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। मैं तो मानता ही हूँ कि मुझसे अच्छे लोग हैं, प्रतिभावंत लोग हैं, अच्छे सफल हुए लोग भी होते हैं, लेकिन मैं जो जीवन में थोड़ा बहुत पा सका और आनंद कर सका और दुनिया घूम सका, उसका वजह माता पिता के आशीर्वाद, उनकी सोच, और उन्होंने जो किया, उन्होंने जो फाउंडेशन किया, वही है। सो पेरेंट्स के लिए अगर कोई एक मैसेज आप यहाँ पे इस इंसिडेंट से देना चाहें, कि कई बार आजकल की जो हम पेरेंटिंग अगर देखते हैं, तो आजकल की पेरेंटिंग में ज़्यादातर मोबाइल की एक्सेस बच्चों पे बहुत हैं, और कई बार सपोज़ वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो वो कई बार बच्चे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, दोनों में एम्बिशन है, तो मोबाइल पे या टीवी पे बच्चा ज़्यादा रह रहा है। और वो जो आपकी बात से एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि मैं भी जब छोटा था तो मेरे मामा हमेशा रात को सोने से पहले कहानियां सुनाते थे। हाँ, स्टोरीज हमेशा सुनाते थे, बेड टाइम स्टोरीज, रात को सोते वक्त। तो मेरी स्पीकिंग स्टाइल में भी मैंने देखा कि समहाउ वो आज भी मैं स्टोरीज कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, कि कोई स्पीच हो, कुछ भी हो, तो वो कहानियों का प्रभाव आज भी रहता है, कि वो मेरे टीचिंग स्टाइल में भी कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि बचपन में वो चीज़ हुई थी। तो आजकल जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर क्या उन्हें करना चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव सच एन इम्पैक्टफुल अपब्रिंगिंग फॉर देयर किड्स? सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? ये बहुत अच्छा बात आपने कहानी वाला जो जिक्र किया, ये पेरेंट्स को तो मैं सबसे पहले कहूँगा, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग तो हिंदुस्तान की विरासत है।
हमने तो हमारे जो इथोस है, हमारे जो काफ़ी सारे आध्यात्मिक उपदेश है, उनको भी कहानियों के साँचे में डाल डाल के लोगों तक पहुँचाया है। Yes. हजारों साल पहले की हमारी ये विरासत है कि या तो गीत काव्य के माध्यम से प्रस्तुति कीजिए, छंदोबद्ध कीजिए, भगवत गीता सॉन्ग श्लोक है, श्लोक सुना गा दीजिए, सकते हैं मन, इसको। यस, और या तो फिर कहानियों के माध्यम से कीजिए, Right. पंचतंत्र। राइट, तो ये हमारी विरासत है, तो ये तो करना ही चाहिए पेरेंट्स को। ये बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। एक बात जो मैं कहता हूँ कि भाई पेरेंट्स को कृष्ण की तरह एक हाथ में बांसुरी रखनी चाहिए और एक हाथ में सुदर्शन रखना चाहिए। ये मेरा तरीका है कहने का कि भाई बांसुरी मानी आप दो, प्यार भी दो, मोहब्बत दो, बच्चों के साथ वक्त बिताओ, उसको करने दो, उसको इंडिपेंडेंस दो। जो मेरे पिताजी कहते थे कि भाई फ्रीडम टू हैव सम मिस्टेक्स इन योर लाइफ। आज़ादी तो उसको कहते हैं, अब गलती करने की आज़ादी। तो आज़ादी अब ये क्योंकि मैंने आज़ाद किया है आपको, लेकिन आपको ऐसे करना है, ऐसे जीना है, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसी बात करनी है, ऐसा खाना है, तो आज़ादी कहाँ हो गई? ये तो विथ इंस्ट्रक्शंस आती है। तो जब आप गलती करोगे तो जिम्मेदारी का बोझ आएगा आपके ऊपर, आपको लगेगा कि ये तो मैंने गलत किया, फिर आप सीखोगे उसमें से और फिर दूसरी बार नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि गलती को रिपीटेशन, वो ये भी कहते थे कि गलती को फिर बार बार दोहराना गुनाह होता है। अलग अलग कर लो, सेम को वापस ना हाँ, करो। वापस ना करो, Yes. सीखो उसमें से। लेकिन आपको मैं फ्रीडम इसलिए देता हूँ कि आप जिम्मेदार इंसान बनो। हर बार तो माँ बाप साथ में नहीं आ सकते। मेरी माँ एक बात कहती थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आज अप्लाई हो सकती है। वो कहती थी कि भाई बच्चों को आप ऐसा मत बड़ा करो कि वो उसको जैसे रेशम का रास्ता मिलेगा, मखमली कोई ऐसा कोई कालीन बिछा के लोग रखेंगे आपके लिए, लेकिन उनके पाँव इतने मजबूत बनाओ कि वो किसी भी कंटक पत्थर पे भी चल सके। उनको ऐसा अपब्रिंगिंग दो। अब कैसे दो? तो सुदर्शन मानी आपके पास अनुशासन होना चाहिए पेरेंट्स के पास कि भाई ये डिसीजन मेकिंग का अनुशासन का लोग डर में प्रयोग करते हैं। देखो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो डर हो गया, तो सजा की धमकी हो गई। नहीं, वो मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, जो मैं सीखा उनमें से, कि आपको डिसीजन लेना पड़ता था। अनुशासन ऐसे कि भाई जैसे मैं गाँव में मेला लगता था, छोटा था तो मेले में हम जाते थे, तो हमें तो सब कुछ, आइसक्रीम भी खाना है, पकौड़े भी खाने हैं, वो जो बैठना है हर जगह राइड्स में, सब में। तो मुझे कहते थे कि देखिए हमारे पास 20 रुपये है, अगर हो भी उनके पास 100 रुपये, फिर भी कहते थे कि 20 रुपये है। अब तुम्हें आज तय करना है कि आज तुम क्या करोगे, बाकी कल करेंगे। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई आज मैं सिर्फ आइसक्रीम खाऊंगा, या तो मैं आज ये एक राइड में बैठूंगा या 2 राइड में बैठूंगा। उस जमाने में सस्ते थे सब कुछ चीज़ें, तो 20 रुपये में भी आप 4-5 चीज़ें कर सकते थे। तो डिसीजन मेकिंग आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया, खेलते हुए यूं ही मजा करते हुए और आराम से आ गया कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, हमें चूज करना है। वी हैव टू पिक समथिंग। प्रोसेस करना पड़ता है ना, एनालाइज करना पड़ता है छोटे बच्चे को भी कि ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा। सब एक साथ नहीं हो पाएगा। राइट, तो उसकी चॉइस मेकिंग भी शेप हो रही है, शेप हो रही है, एग्जैक्टली। या और ऐसा भी नहीं कि उसको वंचित किया जा रहा है, क्योंकि आज अगर मैंने नहीं किया तो कल तो है ना, कल वो आएगा, लेकिन आज के लिए मुझे चूज करना है, मुझे पसंद करना है। तो ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कि वक्त नहीं है पेरेंट्स के पास, एक करियर एम्बिशन वाला मामला, और उनको लगता भी है कि हमने इतने साल पढ़ाई की, इतनी कुछ हमने हासिल किया, तो हम अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे और सिर्फ घर पे बैठ के बच्चों को बड़ा करेंगे तो उसका मतलब क्या है। तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा मैनेजमेंट कीजिए। अगर दोनों करियर में है माँ बाप दोनों, तो थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट कीजिए कि भाई मैं तो पिताजियों को भी कहता हूँ, माताजियों को तो सबको लोग कहते ही है हमारे यहाँ कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। मैं पिताजियों को कहता हूँ कि भाई आपका भी बच्चा है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक फीमेल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको बड़ा करने की। तो अब तो ऐसा है कि भाई आप भी घर पे थोड़ा टाइम दो। अपनी वाइफ अगर कोई करियर वूमन है तो उसको अपने काम में जाने दो, और आप कहो कि आज मैं संभाल लेता हूँ, आज इसको मैं कंप्लीट करूँगा, ये करूँगा। ऐसा नहीं कि आप घर पे ही पढ़ाओ, अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन स्कूल में 8 घंटे रहता है बच्चा, बाकी की पूरी जीवन तो आपके साथ रहता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। असेंबली लाइन प्रोडक्शन है स्कूल तो वो सब बच्चे को एक ही तरीके से सिखाएंगे। अब आपके संस्कार क्या है, आपका तरीका क्या है, आपका जीवन क्या है, उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा बच्चों में, तो आप वक्त दोगे तभी आएगा। तो उस जमाने में मेरी माँ भी करियर वूमन थी, उसके पास तो गवर्नमेंट जॉब थी जो उस जमाने में बड़ी रेयर मानी जाती थी फॉर फीमेल, तो उसने वो छोड़ दी। एजुकेशन वाली गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी, पापा से उनकी ज़्यादा अच्छी सैलरी थी, उन्होंने छोड़ दी।
तो इसलिए छोड़ दी कि भाई उन्होंने ये कहा था कि भाई या तो मुझे एक डिसीजन लेना था कि भाई बच्चे को मेरे जीवन में आना देना है या नहीं देना है, मैं माँ बनूंगी या नहीं बनूंगी। ये कि भाई मैं माँ बनूंगी, ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं माँ बनूंगी। यस, तो अब माँ बन चुकी हूँ तो ये भी एक जिसको हम कहते हैं कि भाई ये मेरे जॉब ली है, मेरा डिसीजन है, तो ये भी मेरा एक डिसीजन है कि मुझे माँ बनना है तो माँ बनना है, तो मैं 100% माँ बनूंगी, 50% माँ नहीं बनूंगी। ये बहुत उस ही- समय में तो बड़े होके ये सब बातें सुन के क्लैरिटी ऑफ पास। थॉट, कितना बढ़िया क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस में। जी जी, तो मैंने Beautiful. इसीलिए आपको बताया कि भाई जो कुछ पाया है वो वहीं से पाया है। तो उनकी ये जो बात थी कि भाई 50% मदर नहीं होंगी, होगी तो 100% होगी। अगर टीचर भी होंगी तो 100% होगी, करियर भी करूंगी तो 100% करूंगी। तब किया, तब 100% किया, वक्त घड़ी में वक्त देखे बगैर किया। और आज भी अगर माँ बनना है तो वो वही कॉन्शियस डिसीजन है, वरना काफ़ी सारे लोग बच्चे नहीं भी ले आते हैं जगत में, हम भी नहीं ले आएंगे। परफेक्ट, आई थिंक ब्यूटीफुल एनालॉजी कि बांसुरी भी रखें और सुदर्शन भी रखें, दोनों रखें पेरेंट्स के लिए। एक बहुत अच्छा टिप यहाँ पे इंसाइट मिला है हमें। मूविंग ऑन जय जी की कई बार जब आप एक ये अनऑर्थोडॉक्स तरीका था एक राइटिंग में करियर बनाना, तो क्या इनिशियल फेज में कोई डाउट रहता था, कोई चैलेंजेस आते थे? सो आप कैसे खुद को इंस्पायर करते थे उस टाइम पे, या उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते थे? आपका सेल्फ टॉक कैसा रहता था? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, इवन राइटिंग में हो या कोचिंग में हो या बिजनेस में हो, तो कई बार इनिशियल फेज के अंदर वो एक जो इनर कॉन्वर्सेशन होता है उसमें कई बार रेजिस्टेंस आता है, सेल्फ डाउट आता है। तो हाउ यू यूज्ड टू डील विद दैट एंड कैसे उसको आपने पार किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वही देखते हैं। तो उनको तालियां दिखाई देती है, तपस्या दिखाई नहीं देती। तो ये मैं बार बार कहता हूँ मैं भी कि वो आपने तो, क्योंकि काफ़ी सारे यंग लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, हमें बेस्ट सेलर राइटर बनना है। तो मैं कहता हूँ कि बनना है ऐसे तो नहीं बना जा सकता, हर किसी को कुछ ना कुछ बनना ही है, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। और अगर वो आप पसंद करोगे तो मैं अपने हिसाब से उसको मेरे सांचे में डाल के ऐसा कहता हूँ कि आप अपनी सफलता पसंद नहीं कर सकोगे। हर किसी को सफल ही होना है, लेकिन हर कोई तो सफल नहीं होता। तो आप फिर हम कहते हैं कि किस्मत है, भगवान है, आशीर्वाद है, ये है वो है, लेकिन आप अपना संघर्ष पसंद कर सकते हो। उसमें कोई किस्मत नहीं है, उसमें कोई देवी तत्व नहीं है। यू हैव टू सिलेक्ट योर स्ट्रगल। राइट। क्योंकि मैंने बताई किया कि भाई मैं जॉब भी नहीं करूँगा, मेरी माताजी का देहांत हुआ तो तब मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैंने जॉब की ही नहीं। तो ये मेरा स्ट्रगल था, आई चूज माई स्ट्रगल, आई पिक्ड अप माई स्ट्रगल। क्योंकि लिखने में इतने पैसे एक साथ नहीं मिलते थे कोई। अच्छा लगता था कि भाई हम लिख रहे हैं, छप रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जमाने में तो इतना डिजिटल वाला मीडिया भी नहीं था, इन अर्ली 2000। तो नाम होता था, दाम नहीं मिलता था। तो लोगों को लगता था कि लेखक मानी बड़ी चीज़ है, लेकिन अखबार में भी इतने वो कोई स्टैंडर्ड नहीं थे कि इतने बड़ा पैसे मिल जाए, इतनी कोई रॉयल्टी नहीं थी। धीरे धीरे ग्रेजुअली 10-12 सालों के बाद ही हुआ। तो तब तक मैं अपने हिसाब से जिया, और मैंने तय किया था कि 18 साल के बाद मैं अपने खर्च की जिम्मेदारी खुद लूँगा। बड़ा ही इस तरीके से हुआ था कि माँ बाप से प्यार से प्यार लेना है, उनका संगात लेना है, स्नेह लेना है, पैसे नहीं लेने हैं। तो पहली किताब कब लिख दी थी आपने? फर्स्ट बुक किस एज पे आ गई थी? 2001 में। 2001 में। तो उस समय क्या उम्र रही थी आपकी पहली बुक के टाइम? 2000 में 27 साल। 27 की एज पे आपने अपनी पहली किताब लिख दी थी? पहली किताब। लवली। अहमदाबाद में एक नवभारत पब्लिकेशन है, यस आई नो, वहाँ से आई थी, नवभारत में से। नवभारत और में उनको publish की। चंद्रकांत बख्शी, जॉब नहीं है लेकिन बड़े लेखक थे हमारे गुजराती में, और उनका बड़ा नाम था उस वक्त। तो उन्होंने मेरे आर्टिकल पढ़ के उनको रेकमेंड किया कि ये लड़का बड़ा अच्छा लिखता है और मुझे अच्छा लगता है इसको पढ़ना, तो आप ऐसा कीजिए कि इनका कुछ कीजिए, ये इसका कुछ छाप दीजिए। सो बिकॉज ऑफ हिम ये उन्होंने उसकी प्रस्तावना भी लिख दी और किताब भी आई। तो ये जैसे आपने ये पॉइंट बताया कि कई बार हम किसी चीज़ पे एक राइट इंटेंशन से काम करते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सल फोर्सेस हैं जो अलाइनमेंट में आती हैं, सपोर्ट करती हैं। सो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? क्या आप इसमें बिलीव करते हैं, और हाउ इट शेप्ड योर लाइफ? मैं मानता हूँ कि देयर इज एन एक्स फैक्टर। अब लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं।
अपनी अपनी आस्था का विषय है। Yes. जो हिंदू होगा तो, और हिंदू में भी अपने अपने जो भगवान होते हैं, किसी को ऐसा लगता है गणपति बापा ने कर दिया, किसी को लगता है कृष्ण ने कर दिया, मुस्लिम होंगे तो उसको लगता है अल्लाह ने कर दिया, क्रिश्चियन होंगे तो लगे गॉड ने कर दिया। उसमें भी अपने अपने फिर जैसे इंडिविजुअल भी आ जाते हैं कि भाई इस वजह से हुआ, ये इस पीर की वजह से हुआ, या Yes. इस पितर फादर की वजह से हुआ। Yes. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसको डिवाइन फोर्स, हम हमारे शास्त्रों में अगर आप वेद के पास जाए, सनातन संस्कृति में वेद और उपनिषद, फिर पुराण आए, तो पुराण में तो सब भगवानों की कथा और वो सब है जो पॉपुलर है, लेकिन हमारे वेद और उपनिषद में बड़ी गहन चर्चाएं है कि परमात्मा को उसके रंग नहीं है, आकार नहीं है, सुगंध नहीं है, वो सब फॉर्मलेस है, और ये हर कण कण में भी है, और वो अव्याख्यायित है। पूरा ऋग्वेद में तो नासदीय सूक्त है उसके बारे में, तो ये अव्याख्यायित है। और फिर उसने अपनी ये लीला रची, जिसको आप अलग अलग लीला, वो तो आप किसी को भी, इंसान को भी मान सकते हो, किसी पशु या पेड़ को भी मान सकते हो कि परमात्मा है, क्योंकि उसकी लीला का ही हिस्सा है। हमारे गुजरात के कवि है नरसिंह मेहता, तो उन्होंने 2 ही लाइन में वो सब पूरा आइंस्टाइन कह दिया है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जुजवा रूपे अनंत भासे। सो यू आर ओनली वन इन दिस होल यूनिवर्स। जुजवा रूपे अनंत भासे मानी इन डिफरेंट शेप, साइज एंड फॉर्म द एनर्जी इज सेम। मानी आप गेहूं है तो उसमें से आटा में से आप रोटी भी बना सकते हो, पूरी भी बना सकते हो, कचौड़ी भी बना सकते हो, सैंडविच भी बना सकते हो। हर किसी में गेहूं का आटा लगता है, गेहूं का दाना लगता है। यस, तो मगर वो एसेंस तो सेम ही रह गया। एसेंस तो सेम ही रह गया। कई बार ज्वेलरी में भी होता है कि हम एक ज्वेलरी गोल्ड से नेकलेस भी बना लिया, अंगूठी भी बना ली, बट द एसेंस इज सेम। तो ऊर्जा सेम है, मैं इस ऊर्जा में बिलीव करता हूँ। और फिर जैसे अब बचपन की जो अपब्रिंगिंग है, हम आप पे भी होगी, मेरे भी होगी, कि जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, या नारायण कवच की स्तुति करते थे, या माता जी के गरबा, वो सब, तो वो तो क्या है, वो सॉफ्टवेयर में आ गया, अब तो वो प्रिंट हो गया, वो तो इम्प्रिंट हो गया, अब जाने वाला है नहीं, टेटू की तरह। ओके, कलर आप साबुन घिस के निकाल सकोगे, टेटू कैसे साबुन घिस के निकाल सकोगे? तो वो तो मुझ में भी है। लेकिन ये जो डिवाइन फोर्स वाला फैक्टर एक्स है, मैं कहता हूँ कि भाई ये जैसे आप मानते हैं कि भाई मदद करता है, तो मैं मानता हूँ कि हाँ, देयर इज समथिंग देयर। एक्स फैक्टर बहुत सही बोला आपने, सम एक्स फैक्टर इज देयर। आपको कनेक्शन बनाना है उसके साथ, ये आपके ऊपर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो है, हम बात कर रहे हैं, उसमें भी है, और आपको प्लग इन करना पड़ता है, उसका सही डिवाइस चाहिए, सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है, तब वो फ्लो चालू होता है। सो क्या इंटेंशन उस सर्किट को कंप्लीट करती है कि एक डीप इंटेंट, एक राइट इंटेंट, और प्लस हाउ हंग्री वी आर टू अचीव व्हाट वी वांट। सो इज दैट अ फैक्टर इन दिस? इंटेंशन का रोल है इसमें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे सीक्रेट जैसी किताबें जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आई, तो उसमें यही आया कि आप सिर्फ संकल्प कीजिए और फिर यूनिवर्सल फोर्सेस आपको हेल्प करेंगे। उससे आगे का बात कृष्ण ने की है गीता में, कि संकल्प कीजिए, ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं संकल्प नहीं करना है, लक्ष्य तो आपको चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन कर्म कीजिए। सिर्फ संकल्प करके बैठे रहेंगे और एनर्जी आपका काम कर देगी, तो ये तो प्राइमरी स्कूल वाला मामला है। तो मैं कहता हूँ कि सीक्रेट प्राइमरी स्कूल की किताब है, कि जिसमें कहा गया, गलत नहीं कहा, लेकिन ये बच्चों वाला मामला है जी, छोटे बच्चों वाला, कि आप संकल्प कीजिए और पापा आपको आइसक्रीम चॉकलेट ला के दे देंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भाई पापा नहीं होगे तो क्या करोगे? तो फिर आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा। चॉकलेट जैसे पैसे पहले इकट्ठा करो, फिर चॉकलेट की दुकान पे जाना पड़ेगा, फिर चॉकलेट खरीदना पड़ेगा, फिर वो मेल्ट ना हो जाए इस तरीके से आपको संभालना पड़ेगा, और फिर फ्रीज में रखना पड़ेगा, और फिर खोल के खाना पड़ेगा। राइट, सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड इंटेंशन, दोनों के कॉम्बिनेशन में ही अट्रैक्शन पैदा होगा, और राइट डायरेक्शन एज वेल। इंटेंशन, एक्शन और राइट डायरेक्शन, वरना आपका डायरेक्शन अगर गलत होगा, आपने कहा भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू किया, आप पूरा दौड़े, सही तरीके से दौड़े, पसीना पसीना हो गए, और आप कहते हैं कि भाई मैं तो भाई 50 किलोमीटर दौड़ा सपोज, लेकिन आप पहुंचे कहाँ? पहुंचे कहीं नहीं, पहुंचे तो कहीं नहीं, वहीं पे खड़े। 50 किलोमीटर दौड़ के भी वही है, 50 किलोमीटर तो गाँव बदल जाता है। तो क्योंकि डायरेक्शन नहीं था, सही दिशा में एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो जब दिशा की बात आई है, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे लगता है कि जैसे आपको कम उम्र में ये पता लगा कि मुझे राइटिंग में कॉलिंग है,
और मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं अपने शब्दों के ज़रिए लोगों तक पहुंच सकता हूं। बट बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना पैशन या पर्पस दे वांट टू फाइंड, बट दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, कि उन्हें पता नहीं चलता है कि मेरा पर्पस क्या है, पैशन क्या है। तो क्या ऐसे क्या सिग्नल्स होते हैं, या फिर क्या कैसे इंसान अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, कंटेम्पलेशन करे, या बहुत सारी चीज़ें ट्राई करे, कैसे कोई अपने पर्पस तक पहुँचे, कि हाउ पर्सन रीच देयर? ये बात अच्छी है, क्योंकि आपने एक शब्द बोला था सेल्फ टॉक। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, ये मैंने देखा है। वो दूसरों से पूछते रहते हैं कि ये करूँ, अपने आप से नहीं पूछते कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी रुचि किस में है, किस में नहीं है। क्योंकि शेपिंग ईयर्स जो हमारे होते हैं उसमें तो चेंज होती रहती है, खाने पीने में भी चेंज होती रहती है, आज ये पसंद आया कल नहीं आता है वही पसंद, पढ़ने में भी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस और वो सब वोटिंग राइट्स और 18 साल के बाद रखा है कि भाई पहले अपना चेंज वाला मामला सेट कर लो, फिर फाइनल आप यूथ कहलाओगे। तो ये जो यूथ जब आपकी एज आती है तो थोड़े बहुत सेट हो जाती है आपकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस। उसमें जो आपके डीएनए, आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट का भी रोल है, आपके अपब्रिंगिंग का भी रोल है, दोनों का रोल है। अगर आप जेनेटिक ब्लूप्रिंट में वो होगा ही नहीं और अपब्रिंगिंग में आप कितना भी कर लो, नेचर एंड नर्चर जो कहते हैं कि दोनों का बैलेंस है। अब देखिए, एक जैसे एक संगीतकार है, उस्ताद जी है, बड़े गुरु जी है, और वहाँ पे एक शिष्य आता है सीखने के लिए और उसके पास थोड़ा बहुत है प्रतिभा, और उसको तराश के हीरा बना के आपको दे देते हैं वापस गुरु जी। ओके, अब सपोज कोई वहाँ पे रसोईया है, काम कर रहा है गुरु जी के साथ, गुरु जी की रसोई बना रहा है। वो शिष्य तो 3 साल रहा गुरु जी के पास, वो तो कुक जो है वो तो 20 साल से रहता है, तो वो क्यों नहीं बन पाया? राइट, क्योंकि उसकी जेनेटिक ब्लूप्रिंट नहीं है वो। राइट, ओके, और अगर जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, सिर्फ जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, और उसको आप नर्चर नहीं करोगे, गुरु जी के पास बैठ के सीखोगे नहीं कि राग क्या है, ये तानपुरा के ऊपर, सितार के ऊपर उंगलियां कैसे घुमानी है, कहाँ पे बंद करना है, कहाँ पे शुरू करना है, तो आप बस ऐसे ही बाथरूम सिंगर बन के रह जाओगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो सेल्फ टॉक से आप सब पता चलता है कि मेरी इंक्लिनेशन किस और है। और मैं कहता हूँ कि इंक्लिनेशन तो बहुत सारी बातों के ऊपर होती है। जैसे मेरी इंक्लिनेशन में एक हॉबी है मेरी सिनेमा, लेकिन मैं तो फिल्मों में कुछ नहीं करता, मैं कोई एक्टर भी नहीं हूँ, कोई फिल्मों का राइटर भी नहीं हूँ, और फिल्मों का डायरेक्टर भी नहीं हूँ। तो ये मेरी हॉबी है। यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड योर पैशन। फिल्में देखना मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, आई कैन बी रिलैक्स्ड विथ इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि उसमें मैं बड़ा क्रिएटिव फोर्स हूँ। तो ये मेरा कॉलिंग नहीं है उसमें ये करने का। ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी को कुछ कहानी के बारे में बोल सकता हूँ या इसका रिव्यू दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं, अगर कोई आप मुझे कैमरा थमा दे और कह दे कि भाई आप रिव्यू देते हो तो बना लो ना एक मूवी। यस, तो ये मेरी तालीम नहीं है। और अगर तालीम मुझे लेनी भी है तो उसके लिए मुझे तय करना पड़ेगा कि मुझे लेखक बनना है, स्पीकर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, क्या बनना है, क्योंकि उसमें भी 5-10 साल मुझे लगाने पड़ेंगे अगर मैं चैलेंज के तौर पे भी लेता हूं तो आपके पास टाइम कितना है, आप ये चेक कीजिए। आपके करियर के लिए दिशा नक्की करने के लिए टाइम चेक कीजिए, ट्रेजर भी चेक कीजिए, पैसे कितने हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसके लिए आपको खर्च बहुत करना पड़ेगा। सीखने के लिए भी ड्रीम है, लेकिन सीखने के लिए पेमेंट करने का मामला है तो आप चुक जाते हो वहाँ पे। तो टाइम, ट्रेजर, टैलेंट, आपके पास वो टैलेंट है या नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई चलो इतनी ऑडियंस तो आती है सुनने के लिए, तो चलो गाने का शुरू कर देते हैं, तो नहीं चलेगा। हिमेश भाई ने सोचा कि भाई चलो इतने लोग तो गाने सुनते हैं तो एक्टर बन जाते हैं, तो नहीं चले। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर बार आप चली जाओगे, अब लोग सुनने के लिए आते हैं, लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, तो सोनू निगम ने भी एक्टिंग ट्राई की थी बट इट डिडंट वर्क मच। बिल्कुल, और कुछ एक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने सिंगिंग ट्राई करके देख ली, तो हर कोई किशोर कुमार नहीं हो सकता। तो इट्स अ टफ थिंग। तो जैसे किसी के पास होता है, तो किशोर कुमार वॉज गिफ्टेड पर्सन, कि उनके पास एक्टिंग भी थी, उनके पास सिंगिंग भी थी और फिल्म मेकिंग भी था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब भी अच्छे सिंगर थे, तो उनके पास नहीं था, वो सिर्फ गा सकते थे दूसरों के लिए। तो ये सब आपको चेक करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ टॉक के वजह कोई नहीं करेगा। राइट, खुद को मतलब गहराई से समझे ही नहीं तो राइट, खुद सेल्फ टॉक से आई थिंक खुद की वो डीपर अंडरस्टैंडिंग कई बार आ जाती है। राइट, तो जो आपने टैलेंट वाली बात कही कि
मेरे में क्या बात है वो जब समझ में आने लगती है, फिर हम उस पर अगर कुछ एक्शन लें तो कई बार उस एक्शन के फीडबैक से और पता लगता है कि मैं इसमें कितना बेहतर हूँ, इसमें और एक छोटी सी बात मैं उसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि भाई आपको तो लगता है कि मुझ में टैलेंट है, जैसे टाइम भी है मेरे पास, ट्रेजर भी है और टैलेंट भी है, ऐसे लोग मैंने देखे कि उसको लगता है कि मेरे में तो टैलेंट है। तो ये अब सेल्फ टॉक वाला तो मामला आपने खत्म कर लिया, आपने तो चेक कर लिया कि है। अब दूसरा स्टेज भी एक है कि आप अपने दोस्तों से, फैमिली के इनर सर्कल से थोड़ी अप्रूवल का भी कोशिश कीजिए कि भाई आपका टैलेंट वो अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको टैलेंट के मामलों से करियर बनानी है, आपको हॉबी रखना है, मुझे सिनेमा एज ए हॉबी रखना है, तो मुझे सिर्फ OTT के सब्सक्रिप्शन पे करने है, थिएटर की टिकट पे करनी है, और कुछ नहीं करना उसमें। लेकिन अगर मुझे करियर बनानी है तो मुझे कुछ, जैसे मैंने कहानी लिखी या शॉर्ट फिल्म बनाई, तो मुझे 10 लोगों को दिखाना पड़ेगा। उनके जो प्रतिभा है उनको स्पोर्टिंगली लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरी प्रशंसा ही सब करे, वो कह सकते हैं कि यार लिखने में ही अच्छे हो, ये बंद कर दो। हो सकता है, हो सकता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप दूसरों के मर्जी के ऊपर हो ना, तब आपको दूसरों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा इस चीज पे हो। लाइक इलेक्शन, आप कंटेस्ट कर रहे हो वो इलेक्शन, तो आप तो मानते ही वो कि मैं लीड कर सकता हूँ, लेकिन जनता को भी मानना चाहिए ना कि आप लीड कर सकते हो। तो ये सेकंड स्टेज में काफी सारे लोग वो सोचते ही नहीं, वो कहते हैं कि मैंने तो तय कर लिया, मैं यही करूंगा। यस, तो ये सेकंड स्टेज में आई थिंक यहाँ से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मेनी पीपल दे स्टार्ट बट दे आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग और टफ इनफ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म्स और नेगेटिव फीडबैक। बिकॉज मैनी टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जब शुरू कर रहा है तो उतना उसमें परफॉर्मेंस नहीं है या कैलिबर नहीं है, बट उसको ये पता है कि ये मेरा टैलेंट है और मैं इस पर मेहनत करके इसको इम्प्रूव करूँगा, बट अर्ली स्टेज के अंदर वो इतना बढ़िया उसमें नहीं है और उसको अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म कि उसको कंस्ट्रक्टिवली लेकर के उस पर इम्प्रोवाइजेशन करके और इवॉल्व हो इंसान इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। सो हाउ पर्सन हैंडल दैट क्रिटिसिज्म? एक छोटा सा किस्सा है, बना हुआ है, सत्य घटना है। गांधी जी के सचिव थे माधव भाई देसाई, और गांधी जी को काफ़ी सारे लोग उस जमाने में, जैसे आज कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया में, उस जमाने में खत लिखते थे और गांधी जी जवाब भी देते थे खत के, उनके बड़े बड़े ग्रंथ है उसके। तो एक खत गालियों से भरा हुआ है, तो उसमें पिन लगाई हुई थी, 8 पन्ने का खत था, 8 पन्ने पिन से जुड़े हुए थे और उसमें गांधी जी को बड़ी बड़ी गालियाँ दी गई थी। तो माधव भाई ने सोचा कि भाई बापू को ऐसे खत तो नहीं दिखाने चाहिए, तो उन्होंने सवाल के रख दिया साइड में। तो बापू ने देखा कि क्यों मुझे ये क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि बापू ये पढ़ने लायक नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो दिखाओ तो सही। तो दिखाया, तो बापू ने पढ़ा ऐसे उलट पलट के, और फिर वो जो पिन थी वो निकाल के अपनी मेज के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर रख दी। माधव भाई ने कहा कि बापू मैं इसलिए दिखाना नहीं चाहता था कि बहुत गंदी भाषा में आपके लिए लिखा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो बापू ने कहा कि देखिए कागज के दोनों ओर लिखा है, अब इस कागज का भी दूसरा कोई उपयोग तो हम कर नहीं सकते, और ये मुझ पे लागू होता है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये मेरे लिए लिखा है उन्होंने, ये उन्होंने लिखा है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं ऐसा हूँ, तो मुझ पे लागू तो होता नहीं। लेकिन दूसरी बार काम आने वाली चीज ये पिन है। क्या बात है, ये कागज काम नहीं आएगा, ये गालियां भी मुझे काम नहीं आएगी, क्यों मैं बोलता भी नहीं कि ये काम इससे सीख सकूं। ये पिन दूसरी बार काम आएगी, ये मैं ले सकता हूं। तो आपकी जितनी नेगेटिव कमेंट्स जो आती है या टीका होती है, तो उसमें से मेरा जो एटीट्यूड है वो ये है कि भाई आप ये पिन वाला मामला देख लो कि 50 लोगों ने कहा, उसमें से लर्निंग वाला पॉइंट कौन सा है। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारी शक्ल में पसंद नहीं है, ये तुम तो ऐसे इंसान हो, ये हो, ठीक है, ये उसका ओपिनियन है। लोग कहते हैं कि भाई ये तुम हो, ये तुम बुरे हो, नालायक हो, शैतान हो, ये हो, ऐसे भी कह सकते हैं। लोग क्रिकेट देखते हुए भी कह देते हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी कह देते हैं, तो ये उनका ओपिनियन हो गया ना। अब ऐसे हम होंगे तो ये पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा, नहीं होंगे तो लोग भूल जाएंगे ये ओपिनियन को। तो उसमें हमें फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है कि लर्निंग वाला मामला कहाँ से आता है। जैसे कोई कहता है कि भाई आप ये जो बात कहते हो उसमें अगर ये चीज नहीं है, ये गलत है, ये होना चाहिए, तो उसने चाहे वो क्रिटिसिज्म किया, लेकिन मैंने उसमें से कंस्ट्रक्शन निकाल लिया कि ओके इसने मुझे एक नई दिशा बताई कि ये कर सकते हैं हम। राइट, वो एक मुहावरा भी चलता ना कि सार सार को गही ले थोता दे बगाए। क्या बात है, क्या बात है। तो आई थिंक परफेक्टली जितना मैं लंबा बोला आपने 2 लाइन में उसका कंक्लूजन कह दिया।
तो बिल्कुल परफेक्टली आपने ये बता दिया कि वो पिन रख लेनी है बस, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जी देखें कि बच्चे इतने यंगस्टर्स हैं और अभी इतना ग्रो कर रहे हैं, वो माइंडसेट, वो मैच्योरिटी नहीं आई है, तो कई बार ये क्रिटिसिजम्स को हैंडल करना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टैलेंटेड होने के बावजूद जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो आई एम श्योर दैट दिस पॉइंट विल हेल्प देम। डिप्रेस भी हो जाते हैं, बहुत सुसाइडल थॉट्स आने लगता है, मैंने देखा है। बाहर दिखाते हैं कि हम कूल है, लेकिन अंदर से वो कूल नहीं रहते। तो ये आपने अच्छा कहा, और मैं तो मानता हूँ कि कमेंट्स आती है, मैं तो जवाब भी देता हूँ कमेंट्स का। जैसी कमेंट, मैं अग्निपथ फिल्म का एक डायलॉग है, तो अमिताभ बच्चन ने डिलीवर किया था कि सवाल जिस जबान में पूछा जाए जवाब उसी जबान में देना चाहिए। क्या बात है। तो लोग फूल लेके आपसे बात करेंगे तो आप फूलों की बात करोगे, और गमला लेके आएंगे तो आप गमले की बात करोगे। और ये कृष्ण ने भी सिखाया है जी। अब देखिए, गोपियाँ आएगी तो वो वृंदावन में रास रचेंगे जी। अगर शिशुपाल या दुर्योधन आएंगे तो वो कुरुक्षेत्र में या सुदर्शन चक्र की भाषा में बात करेंगे। हाँ, सच ए नाइस पॉइंट, बहुत ही परफेक्ट। आई थिंक नाउ पीपल विल बी एबल टू हैंडल क्रिटिसिज्म इन अ मोर मैच्योर एंड बेटर वे। तो अभी एक चीज़, हम डिप्रेशन या सुसाइड की जैसे अभी बात चली, तो मैं इस फील्ड में काफ़ी काम करता हूँ, तो रेगुलरली बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं। और आजकल जो स्ट्रेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद। तो कोई भी काम लोग करते हैं उसमें स्ट्रेस तो आता है, राइट। और आप तो जैसे राइटिंग में हैं, और मैं भी लिखता हूँ, तो कई बार लिखने के लिए एक बहुत ही स्टिल और बिल्कुल क्लियर माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्या ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि अगर कोई स्ट्रेस है या कोई बर्नआउट है या फिर कोई एक ब्लॉकेज अंदर है, तो उसको रिलीज़ कर सकें और बिल्कुल फ्रीडम के साथ लिख सकें? तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्या कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हो जो लोग भी फॉलो कर सकें? ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि क्लैरिटी के बगैर आप कुछ भी कर नहीं पाते। जीवन में जितने महापुरुष हुए, पुरुष ही क्यों, स्त्री भी हुए, हमें जेंडर बायस तो इस जमाने में नहीं रखना चाहिए, राइट। तो जितने लोग हुए, यो आप देख लीजिए, उसमें और कुछ चीज हो ना हो, क्लैरिटी तो थी। तो क्लैरिटी तो बेस है आपका, ये होना ही चाहिए। लेकिन जो आपने बताया कि उसके लिए आप क्या करते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं करता, मैं कोई मेडिटेशन नहीं करता, मैं कभी वक्त भी कभी नहीं मिलता, लेकिन मेरा मेडिटेशन हो जाता है, क्योंकि मैं जो इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ किसी भी चीज़ में। आप मुझे ट्रैफिक में बिठा दीजिए, लोगों ने देखा भी है काफ़ी सारे लोगों ने, मैं सपोज कहीं पे जाना है और मुझे लिखना है, तो मैं मूवी थिएटर के बाहर भी लिख सकता हूँ, रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, वीडियो अगर रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, दुकान में जाना है तो दुकान के बाहर खड़ा रह के कर सकता हूँ, भीड़ में कर सकता हूँ। आप अपना काम कीजिए, मुझे मत बुलाइए। अब मुझे बुलाओगे तो मेरी थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगी। मुझे मत बुलाइए, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा मेडिटेशन ही है। तो मैं चौक पे खड़ा होकर ये कर सकता हूँ, ये पहले से ही है। तो मैंने कोई इसके लिए कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं की कि भाई ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक गालिब साहब का शेर है, बड़ा अच्छा शेर है, मुझे अच्छा लगता है कि भाई बाजी चाहे अतफाले दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक प्रकार से डिटैचमेंट एक्सरसाइज भी है। बाजी चाहे अतफाल मानी छोटे बच्चों के खेलने का बगीचा। ओके, बाजी चाहे अतफाले दुनिया मेरे आगे, ये दुनिया जिसको हम कहते हैं वो छोटे बच्चों के खेलने का बगीचा है। होता है शबो रोज, सुबह शाम तमाशा मेरे आगे। ओके, मैं इसको एंजॉयमेंट के तौर पे लेता हूँ। बच्चा आपको कुछ कह भी देगा या कुछ फेंक देगा, तो उसका इंटेंशन तो आपको पता है कि तो छोटा बच्चा है, ये तो खेल रहा है। ये पूरा जो साक्षी भाव बोलो, स्थित प्रज्ञता बोलो, जो भी आप विटनेस कॉन्शियसनेस हम जो बोलते हैं, यस। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश ऐसी है, ऐसी इच्छा है कि मैं हर लोगों को कहता हूँ कि अपने आप के बच्चे को जिंदा रखे। वो विस्मय होगा ना आपके अंदर, आपकी आंखों में तो विस्मय आ जाता है, लेकिन आपके अंदर भी विस्मय होगा तो आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा कभी मेडिटेशन नहीं करता। सेंस ऑफ वंडर इज सेंस ऑफ वंडर, परफेक्ट, यस, दैट शुड बी देयर। जो कि आई थिंक अगर हम आजकल इतनी हैक्टिक और इतनी फास्ट पेस लाइफ देखें तो ज़्यादातर लोग बहुत ऑटोमेटिक और मशीन ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है जो ओस की बूंद पे उन्होंने लिखी है। एक ओस की बूंद है बस, और उस पर उन्होंने कविता लिख दी। मतलब सुन के ऐसा लगता है कितना सेंस ऑफ वंडर रहा होगा कि एक बूंद के ऊपर पूरी की पूरी कविता आ गई। और कई बार हम लोग
नायग्रा फॉल पे जाके भी यही बातें कर रहे होते हैं कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है। और वहाँ पे वो थेपला और सूखी भाजी लेके खाने भी बैठते हैं कि भाई चलिए नायग्रा तो नायग्रा का काम करेगा, हम अपनी पेट पूजा पहले कर रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया आपने ये पॉइंट कहा कि एक सेंस ऑफ वंडर भी बहुत ज़रूरी है, वो क्यूरियस रहना बहुत ज़रूरी स्ट्रेस से है। बचाएगा सर, ये मैंने अनुभव किया है, क्योंकि Yes. जब कुछ हो गया ऐसा कि जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं आया राइट, और आप थोड़े टेंशन में आ गए, ये आ गया, और फिर ग्रेजुअली जैसे बच्चा खेलते हुए गिर जाता है, रोने लगता है, तो छोटा बच्चा जो है वो आप देख सकते हो कि भाई 5-10 मिनट का मामला है, फिर वो वापस खेलने लगेगा, थोड़ा सेटल हो जाएगा, खेलने लगेगा, अनलेस इट्स टू बिग एन इंजरी, तो वो फिर वहीं पे ही खेलने लगेगा, उसी के साथ खेलने लगेगा। ओके, तो ये जो मैं कहता हूँ कि भाई आप क्रोध करो, क्रोध आ जाता है, करो क्या करो, बनी आप बुलाओगे क्रोध को, ऐसा तो नहीं होगा, क्रोध तो यूं ही आ जाएगा, बगैर बुलाया आ जाएगा। महादेव को भी आ जाता था, हमारे तो कहानियां है। तो क्रोध को टिकने मत दो, बोल दिया, लिख दिया, कुछ कर दिया, ओके, अपने आप पे भी कुछ किया कि भाई ये ऐसा कैसे कर दिया, जैसे वो बैट लगाता है ना, वो बैट्समैन अगर आउट हो जाता है यस, तो सेल्फ पछाड़ के क्रिटिसिज्म भी बैट चलता को है। वो ज्यादा सेल्फ क्रिटिक हो जाता है कि क्यों मैंने ऐसा शॉट खेला। हो सकता है फॉर अ मोमेंटरी, इट्स फाइन, यू आर ह्यूमन, इट शोज दैट यू आर नॉट गॉड, यू आर ह्यूमन, फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। तो लेकिन फिर क्या, उसको टिकने मत देना। हम क्या करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उसने ये बोला, ये हो गया आज मेरे साथ, ठीक है। बच्चे वाला मामला यही तो है कि स्ट्रेस फ्री हो जाओ, हो सकता है हो गया, वो उसको बहने दो, बह जाएगा, जैसे पानी आया, बारिश हो गई, बह गया। जय जी, क्या आप इसमें मानते हैं, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक गेस्ट थे निखिल चंदवानी जी करके, तो वो एक चलाते हैं मिशन जिसमें कि अगर आपके अंदर स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो जस्ट लिख दें, आप लिखें उसके बारे में, भले ही कोई पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ लिख देने से आपका बहुत कुछ है जो कि बाहर आ Catharsis हो जाता है, जाएगा, yes. राइट। सो आपका इस पे क्या कहना है, क्या रीडिंग और राइटिंग ये इनमें हीलिंग पावर है कि कैन दे हील यू स्पेशली ऑन मेंटल इमोशनल लेवल? यस, उसमें थोड़ा बहुत तो मैं मानता हूँ। मेरे माता पिता जिसकी मैंने बात की, तो उनको जब मैंने उनसे दूर हुआ, क्योंकि उनको परमानेंटली विदा किया स्मशान में, जब उनको मुखाग्नि दी बेटे के तौर पे, तो एक पूरा विषाद छाई जाता है। लेकिन उसमें से मैं बाहर आ सका, उसकी वजह जैसे आपने बताया वो रीडिंग और राइटिंग है। मोमेंटरी आपको ऐसा ही लगता है, इसके लिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है स्मशान वैराग्य। आपको लगता है सब कुछ छोड़ दो, जला दो, फूक डालो ये दुनिया, ये एक आता है फेस, हर किसी की लाइफ में आता है। नहीं आता है तो आपको मान लेना पड़ेगा कि ये इंसान नहीं, पत्थर है। उसके पास बोले जावेद अख्तर का एक ये शेर भी मुझे अच्छा लगता है, बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। क्या बात है। दिल है तो दुखेगा, ये तो पहचान है उसकी कि दुख रहा है, तो आप सेंटिमेंटल हो, तो संवेदनशील हो, इसीलिए तो इंसान कहते हो, वरना तो पशु पंखी बन जाओगे, तो दुखेगा। लेकिन ये रीडिंग और राइटिंग आपको कैथारसिस, जैसे आपने बताई कि आप लिख दो, बोल दो किसी के साथ। मैं कहता हूँ कि अपने ऐसे दोस्त रखो, ऐसे ठिकाने रखो, हम उम्र दोस्त ना हो तो ऐसे कुछ लोग रखो जीवन में कि जहाँ पे आप अपने दिल खोल के बात कर सको, तो आप लाइट हो जाओगे। जो हेवी फील कर रहे होगे अंदर से, अगर बोल दिया, कुछ एक्सप्रेस कर दिया, लाइट हो जाओगे। तो ये कर सकते हो आप, ये करना भी चाहिए, ये बार बार करना चाहिए। क्लिनजिंग प्रोसेस है, जैसे वो डेटॉक्स प्रोसेस होती है या फ्लॉस प्रोसेस होती है दांतों की, ये क्लिनजिंग प्रोसेस है हमारी। एक मेंटल क्लेंजिंग आपकी प्रॉपरली, जो सप्रेशन करने से कई बार आप अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाती है, सफोकेशन डेवलप हो जाता है। सो जय जी, आजकल अगर हम देखें कि जो डिजिटल वर्ल्ड ज़्यादा हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल राइटिंग वाला जो चार्म है वो चार्म थोड़ा सा जा रहा है, या जो फिजिकल बुक रीडिंग जो है वो चार्म क्या जा रहा है, लोग डिजिटल पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपको चूज़ करना पड़े तो विच वन इज़ बेटर वे? देखिए, हैबिचुअली तो मैं ट्रेडिशनल बुक रीडर हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में तो डिजिटल था ही नहीं। तो जैसे वो डीएनए की प्रिंट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये भी प्रिंट है कि भाई किताबें हाथ में लेके पढ़ने का एक और मज़ा आता है। लेकिन अब अपग्रेडेशन के बारे में सोचे, क्योंकि दुनिया एक ही तरीके से चलती नहीं है।
वरना तो हमें 17वीं 18वीं 16वीं 15वीं 14वीं शताब्दी में जीना पड़ेगा। तो Change is काफी सारे चेंज important. हमने लिए ना, हम जो कपड़े भी पहन के बैठे हैं वो भी चेंज है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी चेंज है, तो अब पढ़ने के तरीकों में भी चेंज आएगा। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। चूंकि मेरी आदत हाथ में किताब लेके पढ़ने की है, मैं अब आज की जनरेशन के बच्चे को नहीं कह पाऊंगा कि नहीं सिर्फ हाथ में लेने के पढ़ने से ही किताब होती है। तो वो सोच के तरीके, प्रिंटिंग, गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस निकाला, उसके बाद प्रिंटिंग से आया बुक का तरीका, अब आएगा वो डिजिटल से आएगा, वो स्टीव जॉब्स, गुटनबर्ग से स्टीव जॉब्स तक पहुंच गए। तो मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई ऐसा कहता हूं नहीं डिजिटल वाला रीडिंग है वो कमतर है, बुक वाला ही बेहतर है। हाँ, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपना कंफर्ट लेवल है। किसी को एक कलर पसंद आता है, किसी को दूसरा कलर पसंद आता है। पॉइंट ये है कि आप सोचते हो या नहीं, पॉइंट ये है कि आपको रीड करने में ऑन स्क्रीन पढ़ते हो या किताब लेके पढ़ते हो, पढ़ना आपको अच्छा लगता है या नहीं। दैट इज इम्पोर्टेंट, यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको किंडल दिया, लेकिन आप किंडल में किताब पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, या ऐसे ऐसे पलट के रख दोगे साइड में। तो पढ़ने की बात यहाँ पे आ रही है, तो कि आपके पास में एक पूरा मतलब के लाइब्रेरी जैसा बिल्कुल कलेक्शन है। आई थिंक 9,000 से ज़्यादा किताबें हैं, 12,000 से ज़्यादा मैगजीन्स हैं आपके पास में, 600 से ज़्यादा DVD सीरीज़ हैं। तो इतना एपिटाइट फॉर लर्निंग, मतलब कैसे आपके अंदर जस्ट क्यूरियोसिटी है जो आपको ड्राइव करती है? ये अच्छा भी लगता है कि क्यूरियोसिटी के ड्राइव तो है ही। एक बात ये भी है कि मैं कलेक्शन इसलिए भी करता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई हमारे यहाँ ये वैल्यू नहीं है इसकी। हम क्या करते हैं, आर्काइवल वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि हमारी श्रुति स्मृति की परंपरा हजारों सालों रही। तो हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला कभी किया नहीं। लोग जबान दे देते थे और मान जाते थे। हमारे यहाँ कहानियों में भगवान ने वरदान दिया तो हम कोई स्टैम्प पेपर लेके नहीं जाते थे कि भाई लिख के दे दो कि ऐसा होगा। वरदान दे दिया, हम चले गए तपस्या करके, ये मामला था हमारा। तो अब क्या हुआ कि भाई दुनिया तो डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइव्स में चलती है। तो हमारी देखिए, हमारी काफ़ी सारी चीज़ों की जो ओरिजिनल लोग हैं उनके पास आर्काइव नहीं है। बड़े बड़े लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे फिल्म मेकर मिलेंगे कि उनके पास अपनी फिल्मों की कोई नेगेटिव प्रिंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक छोटा सा प्रयत्न ये भी कर रहा हूँ कि भाई हम तो होंगे नहीं होंगे कभी 100 साल के बाद, तो कौन होगा इस ज़माने में। लेकिन ये जो किताबें जैसे 100 साल पहले की भी मेरे पास आई, तो ये सब किसी को अगर कुछ उसमें से झांकना है तो ये शबरी के बेर है, ये मैंने चूज करके रखे हुए हैं। आपको कम से कम वो चॉइस का मामला निकल गया उसमें से, एक स्टेप मैंने निकाल दिया। आप 100 साल बाद आओ, 50 साल बाद आओ, तो इसका मैं सोच रहा हूँ अभी मामला ये है कि जमीन मकान का मामला डिफरेंट होता है और किताब इकट्ठा करने का मामला डिफरेंट होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभार इसकी एक अच्छी सी लाइब्रेरी बना दो। राइट, मेरा तो उपयोग हो ही, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कि भाई ये मेरा टेस्टेड कलेक्शन है, ये मैंने हैंड पिक किया हुआ है। सपोज मैं पढ़ नहीं पाया इसको, लेकिन मैंने पढ़ने उलट के जब सिलेक्ट किया कि ये किताब मैं खरीदूंगा, तो कुछ तो देख के किया होगा ना, ऐसे ही मैं रख के मैं डेकोरेशन पीस की तरह नहीं लिया। एक चॉइस, आपका टेस्ट भी उसमें होगा। हाँ, आपकी जो पसंद और आपका जो टेस्ट है वो भी उसमें होगा। जो इतना सारा, कई बार टेस्ट भी जो एक नॉलेज आ जाने के बाद में टेस्ट भी इवॉल्व होता है। तो वो जो आपका इतना सारा पढ़ाई का लिखाई का जो टेस्ट है, तो वो भी उसमें आएगा। तो जैसे हमारे कई फ्रेंड्स रहते हैं जिनको तो हमारे एक फ्रेंड हैं जिनको मूवीज़ का बड़ा शौक है, मतलब बहुत डेप्थ में देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, क्रिटिक भी लिखते हैं, रिव्यू भी लिखते हैं। तो वो कई बार जब सजेस्ट करते हैं मूवी, तो मतलब देखने जाते हैं हम लोग, क्योंकि उनका जो टेस्ट है और वो जो उन्होंने समझ ली है, तो उनका जो रिकमेंडेशन आ रहा है, मतलब कि काफ़ी सारा आपका काम बच गया है, सर्च करने का काफ़ी सारा काम बच गया है। बिल्कुल, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मैं काफ़ी बार यंग बच्चों को कहता हूँ कि अपनी ओरिजिनल वॉइस फाइंड कीजिए। जैसे ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, बी ओरिजिनल, एवरीवन एल्स इज टेकन। बी ओरिजिनल, आपको खुद ही बनना पड़ेगा। एक छोटी सी यहूदी कहानी है, बहुत छोटी सी, कि एक अकीबा करके एक साधक था और अपने गुरु के पास रोता हुआ गया कि भाई मुझे मोजिस सबसे बड़े गुरु, यहूदी तालमुड का पूरा ग्रंथ है यहूदी परंपरा में, और जो निकले थे इजिप्ट में से मोजिस, और उसने फिर ये जू वाला पूरा सेक्ट क्रिएट किया। तो मोजिस में नहीं बन पाया। मैं आया था इस मठ में इसलिए कि मुझे मोजिस होना है, मुझे कृष्ण होना है, और मैं आया था, कृष्ण तो बन नहीं पाया। तो गुरुजी ने उसके सामने देख के कहा कि भाई तुम जब ऊपर जाओगे तो तुम्हें भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुम मोजिस क्यों नहीं हुए, क्योंकि मोजिस तो उन्होंने बना दिए पहले। भगवान तुम्हें ये पूछेंगे कि तुम अकीबा क्यों नहीं हुए,
यानी you तो have तुम क्यों नहीं to हुए? explore your own uniqueness. That is very important, right? Absolutely. तभी आपकी वो छाप छूटेगी नहीं, जो आपने कहा कि भाई एक उनका एक डिस्टिंक्ट टेस्ट होगा आपके दोस्त का मूवी के बारे में, म्यूजिक के बारे में। तो आप कह सकोगे कि ये इनका, जैसे हम कहते हैं ना शेफ स्पेशल, खाने के लिए जाते हैं, ये कि ये शेफ ना अपने तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है कि उसका स्वाद है, और शेफ स्पेशल तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ चटनियाँ ऐसी होती थी, दाल ऐसी होती थी कि हम कहते थे कि इनके हाथ का, कि ये क्या होता था उसमें, तो हम कहते थे कि उनका हाथ ऐसा है ना, कि हाथ में कुछ मैजिक है। हाँ, ये मैजिक हाथ मानी आपकी ओरिजिनलिटी। यस, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा मामला डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि भाई नहीं, ये एक गोंडल में जो बड़ा हुआ है, वहाँ पे एक भजिया मिलता है, उसका एक डिफरेंट स्वाद है। अहमदाबाद में कहीं पे मिलता है Famous दाल है वो वड़ा, काफी। उसका हाँ वो डिफरेंट है, वो अपने अपना स्वाद है। उसकी फ्रेंचाइजी आप नहीं ले पाओगे, उसका मॉडल आप हर जगह पे नहीं क्रिएट कर पाओगे। जो बुक्स हैं जैसे न्यूज़ मीडिया, सो मेनी थिंग्स, आज एक माइंडसेट को, सोसाइटी के माइंडसेट को, उसके वैल्यू सिस्टम को शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। सो बुक्स का कितना रोल रह गया है आज भी, कि कितना रोल है स्पेशली जो ये सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स है या स्टोरी टेलिंग्स हैं, इनके जरिए कैसे हम एक सोसाइटी के माइंडसेट को या वैल्यू सिस्टम को शेप कर सकते हैं? जैसे मैंने खुद बताया ना कि भाई डिजिटल का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं तो स्वागत करता हूँ, मैं तो क्रिटिसिज्म ही नहीं करता, दोनों को कंपेयर भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये ओल्ड स्कूल वाला मामला है, ये न्यू स्कूल वाला मामला है, सिंपल। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप इंसान के तरीके से जो इवोल्यूशन आपका अब तक हुआ, वो इवोल्यूशन को गवा दोगे ग्रेजुअली। जैसे मेरी हाइट है 5'7", तो मेरी वहाँ पे 5'7" पे मैं अटक गया, तो ये मेरी लिमिटेशन वहाँ पे आ गई। उससे अगर मुझे ऊंचा उठना है तो मैं क्या करूँगा, सीढ़ी लेके आऊँगा, राइट। ओके। या किसी को कहूँगा कि भाई मुझे लिफ्ट से पहुँचा दो, वो तो मैं हूँ 5'7", मैं पहुँच सकता हूँ वो काफ़ी ऊपर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जा सकता हूँ, बुर्ज खलीफा के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन वाया एलिवेटर। ट्रू। तो हाइट बढ़ाने के लिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी मेरे लिमिटेशन के बाद। तो ब्रेन का भी लिमिटेशन होता है। हमारे घर में कपबोर्ड होता है, हम सब कुछ उसमें रख दे फिर तो भर जाएगा, तो फिर या तो आपको दूसरा कपबोर्ड लेना पड़ेगा या तो चीजें खाली करनी पड़ेगी। तो वो अपग्रेडेशन कहाँ से आएगा, ऊंचाई कहाँ से बढ़ाओगे? वहां से बढ़ाओगे कि आप दूसरों के माइंडसेट को पढ़ो। तो एक किताब मानी किसी ने, फिक्शन भी हो, अगर कहानी भी हो, किसी ने 2-3 साल अपने खर्च करके कुछ अच्छी कहानी लिखी, तो उसका माइंड उसमें आया, उसका जीवन उसमें आया, उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ उसमें आया, उसकी थॉट प्रोसेस उसमें आई। आपको वो सीढ़ी मिल गई रेडीमेड, आपने 3 घंटे में पढ़ ली ना, उसने 3 साल लगाए उसमें। जो 3 साल लगाए लिखने में, न जाने कितने सालों का उसका अनुभव होगा, आपको तुरंत मिल गया, तुरंत जो तो रेडी मिल गए आपको। यस। तो कई लोग जो कहते हैं कि हर चीज़ खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, लेकिन ये भी है कि हम कितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो तो लिमिटेड है लाइफ के अंदर। तो क्यों ना, बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया है, जो आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है, तो क्यों ना उससे सीख लिया जाए और ग्रो कर लिया जाए। एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ जी। आज जो मीडिया चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल, ऑन कैमरा, ऑन विजुअल एंड ऑडियो प्रेजेंटेशन। हम जिनको पहचानते नहीं ऐसे लोगों को भी डाउनलोड करके रखते हैं कि भाई ये सुनते हैं, ये सुनते हैं, ये सुनते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उसमें कि भाई कहीं पे तो थॉट प्रोसेस वाला मामला आएगा। आपने एक बड़ी फिल्म बनानी है, आपको एक बड़ी सीरियल बनानी है, वेब सीरीज बनानी है, तो कोई तो लिखेगा ना, फिर आप एक्टिंग करोगे, फिर डायरेक्शन करोगे, फिर सेट डिजाइनिंग होगा, फिर म्यूजिक आएगा। पहले तो आप पूछोगे ना कि कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है। Someone has to write, someone has to create a thought. That's a magic. ये बेस ये है, इसलिए किताबों को जिंदा रहना चाहिए। सो जय जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें, उपनिषद, वेद और बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो कई लोग एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का डिफरेंस कई लोगों को नहीं पता होता है, कि कई लोग इन दोनों को ही सेम समझते हैं। तो what is your view on this? What is your perspective? How do you see religion and spirituality? What is the difference and how people can gain clarity on this? थोड़ा बहुत जो मैं समझाऊं उसके हिसाब से मैं कहूं कि रिलीजन में रिचुअल ज्यादा है, इसलिए तो स्पिरिचुअल शब्द ही अलग है। हमारे यहाँ शब्द है अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म। तो धर्म मानी एक सिस्टम है, धर्म सिस्टम है। इसलिए हमारे पुराने ग्रंथों में, महाभारत और सब में आप देख लीजिए, धर्म का प्रयोग
ऐसे रिलीजियस, जो आज के रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है कि पूजा पाठ करना है, व्रत उपवास करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। विदुर भी धर्म की बात करते हैं, भीष्म भी धर्म की बात करते हैं, युधिष्ठिर धर्म की, कृष्ण करते हैं। तो वो धर्म मानी सिस्टम। तो ये धर्म का मामला जो हमारे यहाँ हुआ और पूरी दुनिया में हुआ, जिसको रिलीजन हम कहते हैं, उसमें दो तरीके के ट्रूथ मिक्स हुए, एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ और एक स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ट्रूथ इंडिविजुअली हो सकता है, अध्यात्म की खोज समूह में नहीं हो सकती। बुद्धत्व आपको अकेले में भी मिलेगा, महावीर अकेले ही हो जाओगे। मोहम्मद पैगंबर को जो संदेश सुनाई दिया, आवाजें सुनाई दी, या जीसस को जो गिरी प्रवचन वो सुनाई दिया, वो अकेले में सुनाई दिया। फिर वो लोगों के बीच गए। गुरु नानक देव या किसी भी आप स्पिरिचुअल जो प्रीचर कह दो, पैगंबर कह दो, अवतार कह दो, तो वो अपने आप में वो इंडिविजुअल थे। ये अध्यात्म का जो अवेकनिंग एक शब्द है हमारे यहाँ, जागरण, कि आपके भीतर से जागरण होता है, बाहर किसी को खोज। काफी सारे लोगों ने, कबीर जी और सबके कभी जिन खोजा तिन पाया, अपने मही टटोल, काफी सारे है, हमारे गुजराती में भी है, भीतर नो भेरू। सो ये क्या है कि भाई आपके अंदर आपको झांकना है, और आपके अंदर झांकने की यात्रा आप ही कर सकते हो। माँ बाप भी नहीं कर सकते, पत्नी पति भी नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ेगा। ये होगा अध्यात्म। तो अध्यात्म इंडिविजुअलिस्टिक है, रिलीजियन ग्रुप है, कम्युनिटी बेस है, कम्युनिटी बेस, सिस्टम बेस है। क्योंकि ट्राइब, जिसके आपके इनर वेलनेस ट्राइब है, तो उसकी ट्राइब क्रिएट करनी पड़ती है। तो जहां पे आप सिस्टम बनाओगे वहां पे रूल आएंगे, कमांडमेंट्स आएंगे, यस, स्ट्रक्चर आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, आइडेंटिटी आएगी, सिंबल्स आएंगे। फिर वो जैसे संघर्ष का मामला वहां से शुरू होता है। और किसी ने कहा कि मुझे इतना पसंद है लेकिन इतना पसंद नहीं है, तो वो बुद्ध में भी हुआ, हिंदू में भी हुआ, इस्लाम में, जैन में, सब में। ये श्वेतांबर हुए, ये दिगंबर हुए, ये महायान हुआ, ये हिंदियन हुआ, ये शिया हुए, सुन्नी हुए। तो डाइवर्सिटी उसमें भी आ गई कि भाई इतना मिलूंगा इसमें से, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस के हिसाब से सेक्ट क्रिएट होते जाते हैं। ट्रू। तो सेक्ट में भी इंडिविजुअल वाला मामला आता है कि किसी ने कहा कि भाई मुझे आज शाम को ऐसा लगा कि मेरे भीतर की आवाज ये कह रही है, फिर लोग उनको फॉलो करने लगे कि इनके पास कुछ सच है और हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो ये जो सत्य की खोज जिसको हम कहते हैं, दर्शन, हमारे यहाँ एक शब्द है दर्शन, हम दार्शनिक कहते हैं। तो दर्शन बनी विजन, आपने कुछ देखा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आता। पढ़ने से आप चारों वेद के पंडित हो जाओगे, महापंडित हो जाओगे, लेकिन दार्शनिक नहीं होगे। दार्शनिक तो ऐसे आदमी हुए हमारे यहाँ के जो मुफलिस है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ लोग भी हुए हमारे यहाँ जो दार्शनिक हुए, जिसको कभी देखा नहीं कि उपनिषद कैसे है। तो इसमें एक मुझे अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि फिलॉसफी में जो थिंकर्स हैं वो दो प्रकार के बताए जाते हैं। कि एक थिंकर होता है जो स्पेशली जो साइंटिफिक थिंकिंग है, वो हनी बी की तरह होता है, कि बी की तरह जो इनपुट्स लेता है, बाहर से इनपुट उसको लेता है, जैसे अलग अलग जगहों से पढ़ के, रिसर्च करके, तो वो अलग अलग फ्लावर्स में से इनपुट लेकर के आती है बी, और फिर उसको अंदर प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके उससे हनी प्रोड्यूस करके देती है। और जो कई, जैसे आपने कहा कि कई ऐसे फिलोसोफर होते हैं जो इंट्यूटिव होते हैं, यानी बाहर से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, वो मकड़ी की तरह होते हैं कि मकड़ी अपने अंदर ही प्रोड्यूस कर रही है, उसी से ही जाला बना रही है, कि दोनों कॉज वही है कि एक मटेरियल भी वही प्रोड्यूस कर रही है और जाला भी वही बना रही है। तो कई थिंकर्स जो मेरे ख्याल से जो स्पिरिचुअल थिंकिंग में या फिलॉसफी में है कि हम इनपुट भी अंदर से ही निकाल रहे हैं, तो वो शायद वो इनपुट किसी अवेकनिंग से ही आ रहा हो, या और जैसे आपने बताया कि जो हनीबी वाला मामला है वो रेशनल हो गया, जो साइंटिफिक लॉजिक कि भाई स्टेप बाय स्टेप आप जाओ, कोज देखो, इफेक्ट देखो, फिर एनालिसिस करो, फिर इसके राइट और रॉन्ग चेक करो, और फिर आप उसको थियरी बना के भेज दो। पहले प्रैक्टिकल में से आप क्वेश्चन करते जाओ। तो ये साइंस ऐसे डेवलप हुआ। और हमारे यहाँ जो डेवलप हुआ, जिसको दार्शनिक हम कहते हैं, दृष्टा, ऋषि, तो वो जैसे एक हमारी गुजराती में एक भजन है, बिजली ने चमकारे मोतीला परो पान भाई, मानी जैसे बिजली चमकती है तो इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको सामने क्या है दिखाई देगा। आप अंधेरे में खड़े हैं, बारिश हो रही है, तूफान है, आपको पता ही नहीं, पूरा काला अंधकार है आपके सामने, एक कड़ाका हुआ बिजली का, आपको पता चल गया कि रास्ता यहाँ से जा रहा है, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे नदी है, ऐसे चलूंगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर अंधेरा हो गया वापस। लेकिन बिकॉज यू हैव सीन इन ए लाइट,
फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो आप उस पाथ में चल जाओगे। दैट्स अ फ्लैश ऑफ इनसाइट। तो इसीलिए दृष्टा कहा गया कि आप कुछ देखते हो, पढ़ने वाला मामला नहीं है, यस, ये देखने वाला मामला। तो अध्यात्म में ज्यादा देखने वाला मामला है, रिलीजन में ज्यादा पढ़ने वाला मामला है। जो रिलीजन को आप देखिए, आप डिस्कोर्स होते हैं, उसके फिक्स ग्रंथ भी होते हैं। अध्यात्म किसी एक ग्रंथ का मोहताज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपकी अवेकनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी की संगीत से हो सकती है। भारत ने तो ये बड़ा अच्छा काम किया कि अध्यात्म को किसी एक खाने में रखा ही नहीं, किसी एक बॉक्स में रखा ही नहीं। किसी के पास भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। प्यार करते हुए भी आप अध्यात्म की ओर जा सकते हो, तपस्या करते हुए भी जा सकते हो। जिन्होंने कभी शादी ब्याह किया नहीं वो भी आध्यात्मिक हो गए, जिन्होंने शादी ब्याह तो क्या पूरे उत्सव किया जीवन में वो भी आध्यात्मिक हो गए। हमारे यहाँ तो काफी सारे एग्जाम्पल है वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यही तो कलर्स है ना जीवन के, कि भाई रिलीजन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भौगोलिक सत्य। तो भौगोलिक सत्य क्या होता है कि जहां पे आपका रिलीजन डेवलप हुआ उसकी आदतें उसमें आ जाती है। जैसे आप इस्लाम को क्लोजली फॉलो करो तो उसके काफी सारे रिचुअल ऐसे हैं जिसको स्पिरिचुअलिटी नहीं है लेकिन ज्योग्राफिकल है, बिकॉज वो अरब की रेत में पैदा हुआ। तो आप देखिए, स्त्रियों को तो ढके हुए कपड़े पहनने का बुर्का है, पुरुषों को भी वैसे ही कपड़े हैं। वो जो ओरिजिनल अरब का आप वस्त्र देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन फॉर जेंडर एक ब्लैक है एक व्हाइट है। देखिए, आप किसी भी शेख के कपड़े उठा के देख लीजिए, वो भी पूरे ढके हुए ही मिलेंगे, क्योंकि रेत उड़ती है ना, गर्मी में रेत आती है आपके ऊपर, आप हाफ स्लीव पहन के नहीं बैठ सकते। आप जितना कवर होगे उतना प्रोटेक्ट होगे। रेगिस्तान में कोई दीवार तो थी नहीं उस जमाने में। ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रिचुअल्स कैसे इवोल्व होते हैं, किस ज्योग्राफी में वो रहे, वो इवोल्यूशन में बड़ा मदद करते हैं। बिल्कुल, तो अपने अपने स्वर्ग की कल्पना ही ऐसे होती है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग स्वर्ग बनाए, आप देखिए। राइट। तो एक स्वर्ग जैसे किसी धर्म का होता है, उसमें काफी सारी वानगियां होती है, मिष्ठान होते हैं, काफी सारा परोसा जाता है, सब्जी दूध की नदियां बहती है। यस। तो उनको ये जो भाता है वो अपने हिसाब से, कहीं पे फव्वारे लगते हैं और पानी बहता है, कहीं पे अप्सराएं नृत्य कर रही है, सबने अपने अपने स्वर्ग बनाए हैं। तो इसमें अप्सराओं वाले में मैं कई बार मैं ये सोचता हूँ कि कई हेवन जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि अप्सराएं नाच रही होंगी और ये होगा, तो मुझे लगता है कि जिसने भी आइडिया बनाया वो मेल ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि फीमेल का हेवन तो किसी ने नहीं बताया। फीमेल का हेवन तो नहीं बनाया। यस, वेरी ट्रू, इट्स अ वैलिड पॉइंट। यस, तो ज्यादातर अप्सराओं की बात की गई, यानी कि एनीबॉडी हु कंसीव्ड दिस आइडिया मस्ट बी अ मेल। या मस्ट बी अ मेल, और उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसने यहाँ पे जो नहीं हो पाया वो उसने सोच लिया कि बाद में मिल जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ एंटी डिप्रेशन थेरेपी फॉर हिम, कि भाई उसने ये सोचा कि यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं मुझे, अब मरने के बाद मिल जाएगा। सो इसमें एक पॉइंट और आ जाता है जय जी, कि कई बार मैं देखता हूँ कि मैं थोड़ा विलेज कल्चर से भी आता हूँ, तो कई बार रिचुअल्स मैंने देखा है कि लोग आउट ऑफ लव नहीं करते हैं, कई बार आउट ऑफ फियर रिचुअल कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? कि कई बार मैं देखता हूँ कि सपोज घर में किसी ने फास्ट करना है और वो फास्ट अगर मिस हो गया, सो दे बिकम वेरी एंशियस एंड फियरफुल अबाउट इट, कि कुछ बुरा हो सकता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कि क्या फियर फाउंडेशन रहना चाहिए या फिर एक लव और एक कनेक्टेडनेस फाउंडेशन में रहनी चाहिए? नहीं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, लव का ही फाउंडेशन होना चाहिए। और हमारे भारत में सालों से यही बात कही गई है। फिर बाद में उस अलग अलग धर्म यहाँ पे भी आए और उसका इंटरेक्शन हुआ, और बाद में ये फियर साइकोसिस हमारे यहाँ आ गया। काफ़ी सारी परंपराएं आप देख लीजिए, पहले भारत में थी ही नहीं। आप पुराने शिल्प देखेंगे, संस्कृत का साहित्य पढ़ेंगे, उसमें जिक्र ही नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। पुराण के जो साहित्य है वो पिछले 2000 सालों में लिखे गए। ओके। वो तो में उपनिषद और वेद उससे पुराने हैं। काफ़ी सारे हमारे स्थापत्य और शिल्प है जो बच गए, जो नहीं बचे वो तो हम देख ही नहीं पाए, लेकिन जो बच गए 1000 साल पुराने वो आप देख लीजिए, वो डिफरेंट है। उसमें ऐसा कि यही करना है यही नहीं करना है ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें आप रामायण या महाभारत भी उठा के देख लीजिए, तो एसेंशियली मैं तो काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि भाई आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि रामायण इज एन एडवेंचर स्टोरी, इट्स ए स्टोरी ऑफ फेलोशिप। एक प्रिंस है जो अपने महल में रह सकता था, वो जंगल में जाके वनवासियों के साथ कनेक्ट होता है और उसकी टीम बिल्डिंग करता है। ये भी एक एंगल है रामायण का, फेलोशिप एंगल। एक एडवेंचर एंगल है कि भाई समथिंग अननोन में आप प्रवेश कर रहे हैं, पता नहीं कि क्या होने वाला है।
और अननोन का एक एडवेंचर हीरो जो जर्नी करके बाहर आता है, उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर रहा है वो। जो हीरो की बेसिक डेफिनेशन है कि हु इज हीरो, जो अननोन को जो साहस करने के लिए निकले, जिसकी जर्नी करेज की वजह से पूरी, वो सिंदबाद हो, हातिम ताई हो, हैरी पॉटर हो, किसी भी हीरो की डेफिनेशन आप देख लीजिए। तो ये रामायण में भी है और लव स्टोरी एज वेल, Love story फाइट है, भी ये है। तो बड़ी पुरानी बात है और बड़ी जानी पहचानी बात है कि भाई ये कोई अयोध्या के झंडा परचम लहराने के लिए तो नहीं गए थे, वो मेरी पत्नी है आपके पास और ये मुझे प्रेम करती है, मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ। Right. सीता ने भी वही कहा रावण को कि भाई मैं आपको प्रेम ही नहीं करती, मैं मुझे कोई यहाँ पे लंका में सोने में कोई रस ही नहीं है, मेरे तो पति राम है। और उन दोनों का जो विवाह भी हुआ है वो प्रेम से हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई जनक राजा ने दशरथ को मिलके कहा कि भाई मेरी एक बेटी है, आप अपने राजकुमार को इसके साथ ब्याह दो। तो ये हमारा, मैं तो अपनी फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, भारत के फाउंडेशन की। तो बाद में कुछ ऐसे आ गए तत्व जिसमें आपने बताया वो फियर, परंपराएं, ये करोगे वो करोगे। कमांडमेंट वाला मामला हिंदुस्तान में तो था ही नहीं, क्योंकि एक ग्रंथ नहीं है, एक ईश्वर नहीं है, एक गुरु नहीं है। ओपन सोर्स एंड्रॉइड है, मैं अपने हिसाब से ये कहता हूँ, ये एप्पल नहीं है। एप्पल पे आपको सब कुछ ट्यून करना पड़ेगा, पहले सिंक करना पड़ेगा। इवन गॉड्स में भी कितनी फ्रीडम यहाँ पे है, मतलब कि पेड़ में भी गॉड देख रहे हैं, गाय में भी देखा जा रहा है, पत्थर में भी देखा जा रहा देहात है। में बड़े हुए, मैं भी छोटे गांव में मैंने देखा कि भाई एक पत्थर होते हैं, तो ये अच्छा वाला पत्थर है, उसमें सिंदूर विंदूर लगा दो और एक श्रीफल नारियल वहां पे सामने रख दो, धूप दीप कर दो, तो लोग वो को उसमें हनुमान जी देखने लगेंगे। तो आस्था इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन, यस। यस, आस्था। और आस्था आपको अभय देती है, भय देती है, वो आस्था है ही नहीं, मैं तो ये मानता फिर वो आई थिंक वो ब्लाइंड फेथ हो जाती है, कन्विक्शन नहीं होता कहीं ना कहीं। हूँ। जहां पे क्योंकि- डर गए वहां आस्था कैसी हो गई? अगर मैं आस्थावान हूँ, अगर मैं सच्चे तरीके में, जिसको हम धार्मिक माना जाए उसे हूँ, तो मुझे कोई चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है। ये तो ठीक मेरा ईगो हो गया, ये तो मेरा ईगो है कि देखो, ये देखो मैंने ये त्रिपुंड कैसे किया है, या मैंने हाथ में ये क्या पहना है, या मैंने वस्त्र कैसे पहने हैं। ये तो सिंबल हो गए, सिंबल इज ईगो। चाहे मैं टी शर्ट भी पहनूं और उसके ऊपर माइकल जैक्सन है, तो ये मैंने बताया ना दुनिया को कि माइकल जैक्सन मुझे बड़ा पसंद है, देखो मेरा टी शर्ट। तो हमारे यहाँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे भेद कैसे बताया ही नहीं। अब पुराने साहित्य को हम पढ़ते नहीं, हम उसके बारे में पढ़ते, वो नहीं पढ़ते, ओरिजिनल सोर्स नहीं पढ़ते। ओरिजिनल सोर्स नहीं है। तो वहां पे यहाँ तक बात की, पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने कह दिया कि यथेच्छसि तथा कुरु, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो और बाकी का छोड़ दो। पूरी open कंपल्सन culture है। नहीं है कि आप सब कुछ ले लो। लोग सवाल नहीं पूछते, हमारे यहाँ तो सवाल जवाब से ही शास्त्र बने। क्वेश्चनिंग तो हमेशा से रही है। नचिकेता यम के पास जाके पूछता है, वहां से तो कठोपनिषद आया। तो हमारी पूरी परंपरा ही डिफरेंट है, उसमें फियर वाला मामला नहीं है, उसमें जिसको हम सेट ट्रेडिशन कहते हैं उसका मामला नहीं है। यू कैन चेंज इट। प्रहलाद ने अपने पिता को बोल दिया मैं नहीं करूंगा, आप पिताजी है लेकिन आप गलत हो। ये जो डर और ये कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते समय मेरे ख्याल से मे बी जो टीचिंग्स हमें मिली, शायद पेरेंट्स से मिली, उन्होंने शायद पूरा नहीं समझा, तो शायद इस वजह से ये डर की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आ गई। सो बट आई बिलीव, जैसा आपने कहा, तो एक वैलिडेशन भी उस पर आ गया कि दैट लव शुड बी द फाउंडेशन इंस्टेड ऑफ फियर बेस्ड। बिकॉज देखिए, फियर से ये भगवत गीता में भी है और ये स्टार वॉर्स में भी। आपको एक डायलॉग है, योद्धो करके जो कैरेक्टर है स्टार वॉर्स में, जी, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है कि भाई फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट लीड्स टू सफरिंग। यही श्लोक भगवत गीता में भी है। थोड़े तो वर्ड ऐसे वैसे हो सकते हैं, लेकिन मर्म यही है। क्रोध से मूड हो जाते हो आप, ऐसा एक श्लोक है। ओके, क्योंकि मैं अभी सलीम खान साहब है, सलमान खान के फादर, तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि परमानेंट फीवर किसी को रहता नहीं। परमानेंट फीवर रहे तो आदमी मर जाएगा। आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर है तभी आप जिंदा रह सकते हो, परमानेंट आप हॉट नहीं हो सकते। 102 103 पे नहीं जिंदा रहोगे परमानेंटली, थोड़े दिन रह सकोगे। तो एंगर ऐसा मोड है, फियर ऐसा मोड है जो परमानेंट नहीं है, गॉड गिवन है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर फियर भगवान ने डाला, क्योंकि सर्वाइवल के लिए डाला। आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो एक शेर आ रहा है, वाघ मुझे खा जाएगा, जो लाइफ ऑफ पाई में भी अच्छी तरीके से बताया है जी, कि भाई माता ये कहती है कि विष्णु को याद करो और श्रद्धावान अभय हो जाओ, और पिता ये कहते हैं कि अभय तो हो जाओ लेकिन ये वाघ है वो तुम्हें खा जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना भी सीख लो। ट्रू। तो ये फियर आपको बचाता है,
जी एंग्जाइटी जो क्यों आती है, क्योंकि एंग्जाइटी आपको प्रिपेयर करती है भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो ये सब गॉड गिवन है, लेकिन परमानेंट जो अवस्था है, आप प्यार में परमानेंट रह पाओगे, मुस्कुराहट में परमानेंट रह पाओगे। से ये कुदरत की मैं तो बात कर रहा हूँ, भगवान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नेचर ने जो डिफाइन किया, पूरी रैशनल बात है ये तो आप अब जैसे मैंने आपके ऊपर क्रोध किया, तो मैं क्रोध मैंने कहा ये है वो है, मैं बोल के फिर मैं थक जाऊंगा बोल के, तो फिर मैं ये जैसे ये तोड़ दूंगा, इसको उठा के फेंक दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर कब तक करूंगा? रिसर्चेस ये बताती हैं कि एक इमोशनल स्टेट एक बेल कर्व को फॉलो करती है। इट राइजेस, इट रीचेज इट्स पीक्स एंड इट सबसाइड, और लगभग 4 मिनट से 12 मिनट टाइप का समय लगता है एक पूरी एक साइकिल को रन करने में। उसके बाद तो फिर हम सिर्फ रिपीटेड मेमोरी चला रहे होते हैं, क्योंकि हम पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये देखो इसके ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा तो अंदर से निकल गया है, वो तो मोमेंट खत्म हो गया, लेकिन मैं पकड़ के बैठा हूँ अपनी ईगो की वजह से कि नहीं। तो इसीलिए हमारे भारत के सब शास्त्रों ने कहा कि पहले अहंकार को नष्ट करो। सब प्रॉब्लम का जो मूल है वो अहंकार है, ये गॉड गिवन नहीं है। फियर गॉड गिवन है, वो नेचुरल है, ईगो इज नॉट नेचुरल। सजीव सृष्टि में भय है, सजीव सृष्टि में प्यार भी है, लेकिन सजीव सृष्टि में अहंकार नहीं है। सिर्फ इंसानों के पास अहंकार है, हाथी के पास नहीं है, गरुड़ के पास नहीं है। तो हमारा देखिए, आप पूरा भारत के स्क्रिप्चर्स देख लो, तो उसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो रावण नहीं है, सबसे बड़ा विलन दुर्योधन नहीं है, सबसे बड़ा विलन अहंकार है। बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, इसी ने रावण जैसे नॉलेज भी थी उसमें, लेकिन जस्ट सारे बाकी के गुण खत्म कर दिए। इस एक अवगुण ने बाकी सब गुण खत्म कर दिए, क्योंकि ये मैन मेड है ना, ये नेचर्स मेड नहीं है। तो हमारे यहाँ ये लव वाला मामला इसलिए आया, जो हमारे यहाँ तो प्रीचिंग की गई, काफी सारे संतों ने भी, मध्य युग के जो संत आए, जैसे मीराबाई है, जैसे कबीर है, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, काफी सारे आप देख सकते हो, अलग अलग विद्यापति जी है, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग कवि। अब वो साथ में तो एक स्कूल में पढ़े नहीं, नरसिंह मेहता है, ये सब ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल में एक ही क्लास के स्टूडेंट है तो ये सब एक से ज्यादा सोचने लगे। तो सबने क्यों कहा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, प्रेम रस पाने तू मोर ना पिछदर, इट्स डिफरेंट एनालॉजी। लेकिन सब प्यार के ऊपर क्यों आके बैठ जाते हैं? हमारे मोरारी बापू जी है, मैं उनको बड़ा चाहता हूँ, क्योंकि वो किसी भी बंधन की बात नहीं करते, किसी को कोई वो शिष्य बनाने की बात भी नहीं करते, वो सिर्फ बांटने की बात करते हैं। बहुत सही है। यस, तो मैं वो उनके पास भी सीखा, तो वो भी हंसते हंसते कहते हैं कि भाई मैं तो प्रेम धारा का, विचारधारा का आदमी नहीं हूँ, प्रेम धारा का आदमी। क्या बात है, मतलब तो मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पास कोई, जैसे एक उन्होंने कथा की थी मानस गणी का, बड़ा विवाद भी हुआ, लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्वीकारक आदमी हूँ, मैं अगर साधु अपने आप को मानता हूँ, तो साधु को तो भेद करने का अधिकार है ही नहीं हमारे भारत में। साधु के लिए ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ऐसे भेद तो होने नहीं चाहिए। तो मैं सुधारक नहीं हूँ, सुधारक कोई और लोग होंगे, मैं तो स्वीकारक हूँ। सो इस कन्वर्सेशन से एक चीज़ जो मुझे आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट बहुत चलता है कि क्या लाइफ का कोई पर्पस है, लाइफ क्या कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है? इंडिविजुअल तो हमारे होते हैं, बट क्या जीवन का कोई उद्देश्य लगता है कि, या फिर ये सिर्फ एक एवोल्यूशन की चेन है जो चल रही है, या फिर सही में इसमें कुछ पर्पस है? ये पूरा मामला जो हम फियर वाली और लव वाली बात करते हैं, उसका जो मूल है वो यहाँ पे है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है उसको रेशनल बनाया गया है, जो किसी और के पास नहीं है सजीव सृष्टि में, सिर्फ मनुष्य के पास है थिंकिंग और कॉज इफेक्ट। अब देखिए, आप किसी तोता है, उसके सामने मिर्च का फिल्म लगा के देखो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तोते मिर्च को पसंद करते हैं, लेकिन मिर्च की फिल्म को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन हमारा ब्रेन इमेजिन करता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम किसी खाने का शो देख लेते हैं यूट्यूब में, और हमको लगता है कि ये तो आज ही खाना है भाई, ये आज ही बनाएंगे, आज ही ऑर्डर करेंगे पिज्जा। तो उसके ऊपर तो पूरा ये संसार हुआ, कला का संसार ही वहां से शुरू हुआ कि आप झूठ कैसे बनाओगे। कलाकार मनी क्या, मैं तो खुद कलाकार हूँ, कला का प्रेमी हूँ, और कहता हूँ कि भाई आपको अच्छी तरीके से झूठ बोलना आना चाहिए। Yes. आप डायनासोर बता रहे हो, डायनासोर है नहीं, लेकिन आप 2 घंटे में डायनासोर फील कर पाओगे कि ये डायनासोर ही है मेरे सामने। तो ये जो चीज आई, जो बेस आया हमारे यहाँ, वो उस वजह से तो आया कि भाई हम ये सोचते रहते हैं तो इमेजिन करते रहते हैं। हमारे दिमाग का प्रोसेस ही ऐसा हुआ, इमेजिन वाला।
तो हमने काफ़ी सारा इमेजिन कर लिया राइट कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, और इमेजिनेशन में गॉड भी आ जाते हैं। तो ये जो बेसिक सवाल आया कि मैं कहाँ से आया और लाइफ का पर्पस क्या है, फिर हम इमेजिन कर our consciousness has a nature of simulating future, that it is always simulating the future, right? Because जब वो फ्यूचर सिमुलेट करता है तो उसे प्रेडिक्टिबिलिटी मॉडल मिलता है कि फ्यूचर का मॉडल ऐसा है, तो वो एक सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए एक टूल उसका काम करता है, तो वो सिमुलेट करता रहता है। तो और आपने एक पॉइंट यहाँ पे बीच में बोला कि कॉज एंड इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं शायद हमारा ब्रेन भी एक कॉज एंड इफेक्ट का आउटपुट है, इसलिए वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट पे ही सोचता है। तो ब्रेन हमेशा ये सोचने का प्रयास करता है कि यूटिलिटी क्या है लाइफ की। तो कहीं ना कहीं शायद जब वो ये बोल रहा है कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये पूछना चाह रहा है कि यूज़ क्या है लाइफ का अल्टीमेटली। व्हाई वी आर हियर। यस, और फिर उसको ये भी, क्योंकि मृत्यु का डर है, ये जैसे भय की हम बात कर रहे हैं, हम प्यार कर सकते हैं जीवन से, लेकिन मृत्यु से प्यार नहीं कर सकते, किसी को मृत्यु से प्यार नहीं होता। तो वो डर जो है कि बाद में क्या होगा, तो फिर और हम सोचने लगते हैं, क्योंकि हम मनुष्य तो ऐसा मानता है कि मैं केंद्र हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द ही पूरा संसार है, ये ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द घूमता है, मेरे लिए है। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि नहीं, यहाँ से खत्म तो नहीं होगा मामला, फुल स्टॉप तो नहीं है, आगे भी जा सकते हैं। तो मैं तो इतना मानता हूँ, मैंने काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ जो फील किया, सिर्फ पढ़ने की बात ये तो है नहीं, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, ये आपकी अंदर से फीलिंग, आवाज आती है, इनर कॉलिंग जिसको कहते। तो उसमें से मैंने दो मोटे मोटे तरीके से दो थियरी निकाली कि एक पर्पस ये है कि भाई लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसमें आपका कर्म, आपका सदाचार, आपके जीवन की जो धारा, जो बाद में क्या है, मृत्यु के बाद का जो पूरा जो संसार हमने रचा है, मृत्यु के बाद का, जीवन का नहीं, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ये पर्पस है। तो आप जिंदा इसलिए हो कि भाई आप उसके बाद में क्या करोगे, ये कर्म ऐसे करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे आप भक्ति करोगे, ये करोगे, और उसका फल आपको बाद में मिलेगा, लाइक ए फिक्स डिपॉजिट। तो अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो पक जाएगी तब आपको मिले। ओके, एक थियरी ये आई। दूसरी थियरी ये आई कि भाई बाद में क्या है, एग्नोस्टिक जिसको कहते कि भाई बाद में क्या है हमें पता नहीं, और जो लोग कहते हैं वो उनका अनुभव हो सकता है, हमने तो कभी वो लिया नहीं। किसी ने कहा कि भाई मैं तो घूम के आया हूँ, मैंने देखा है कि बाद में ये हुआ है, लेकिन मेरा अनुभव नहीं है, तो मैं तो कह दूंगा भाई आपका हो सकता है, लेकिन मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया ऐसा दृश्य। तो ये एग्नोस्टिक थियरी ये कहती है कि भाई जीवन का पर्पस है जीवन, लाइफ इटसेल्फ, करके उसके बाद का आप सोचने के भाई वक्त क्यों बर्बाद करो। ट्रू। इस तो दो थियरी डिफरेंट है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ईस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन आए, आप देख लीजिए, वो सब रिलीजन, क्योंकि क्रिश्चियनिटी हमें वेस्टर्न लगती है, लेकिन आई है ईस्ट में से, जेरूसलम से आई। राइट। जीसस वाज इजरायली, ही वाज नॉट ग्रीक, ही वाज नॉट रोमन, ही वाज नॉट अमेरिकन और यूरोपियन। ओके ओके, तो सबके जितने रिलीजन आए वो तो ईस्ट में से आए। तो उसने बाद वाली ये बात ही की है, सब रिलीजन ने, ये ईस्ट वाली थॉट है, एक धारा ईस्ट की है, पर्पस वाली, कि वो बात के पर्पस की बात में सोचते हैं, और उसके लिए कर्म, जजमेंट डे, कयामत, सब कुछ आ गया उसके बीच। वेस्टर्न थॉट जिसको मैं कहता हूँ, उसका रिलीजन से संबंध ही नहीं है। वो सोक्रेटिस, लियोनार्डो दा विंची, साइंटिस्ट लोग, आर्टिस्ट लोग, रेनेसा, रैशनल थॉट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये पूरा जो लाइन इनका फिलोसोफर्स का लाइन है, रोमन कल्चर्स का जो पैगन, वहां से ग्रीक रोमन आया, फिर वो इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ गया। सो मैं बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड, हमें लगता है कि क्रिश्चियन कल्चर है, नहीं, वेस्टर्न कल्चर इज अ थॉट डिफरेंट। ये वो मानता है कि वो वीकेंड इकोनॉमी का मामला है, कि आज खा लिया, आज बजा कर लिया, अब सोमवार को फिर से कमा लेंगे, शनिवार को खर्च कर देंगे। ये वेस्टर्न थॉट है, ये माइंड प्रोसेस इसलिए हुआ है क्योंकि वो ग्रीको रोमन जो थॉट की धारा है उसमें रिलीजन नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि पर्पस इज लाइफ, इसमें जितना आनंद कर लो। इसलिए साइंस सबसे ज्यादा इनोवेशंस वहां से है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने लाइफ के बारे में सोचा, हमने आफ्टर लाइफ के बारे में सोचा। तो इस्लाम में भी इतनी इनोवेशन नहीं आए। इनोवेशन में नहीं, साइंटिफिक इनोवेशन पिछले 200 साल से जो हम यूज कर रहे हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल एआई, व्हाटएवर, तो वो क्यों वेस्ट में से हर बार आ रहे हैं? शुरू वहां से होते हैं, क्योंकि ये पूरी धारा, वेस्ट मानी धारा, फिर वो सिंगापुर से वो साइंटिस्ट भी वहां चला जाएगा और भारत से भी चला जाएगा। धारा वो है उसकी सोचने की।
धारा इतनी मैं कहता हूँ कि भाई ये उसने लाइफ का पर्पस सोचा कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे। लकड़ियाँ बुनने के लिए नहीं जाना है तो कैसे कुकिंग रेंज बनाएंगे, अगर वॉइस को एम्पलीफाई करना है तो माइक्रोफोन कैसे बनाएंगे, अगर विजुअल किसी को पहुंचाना है तो इंटरनेट कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो जीवन चल रहा है उसी को कैसे बेहतर बनाएं, उसी में कैसे एग्जैक्टली डीपली इन्वॉल्वमेंट के साथ में जिया जाए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बाद का कोई फ्यूचर है उसको सोचने के बाद। तो ये टकराव आप बोले तो टकराव, या आप डिफरेंस बोले तो डिफरेंस, जो आप कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो डिफरेंस भी बोल सकते हो, वो ये है बेसिक। मैंने इतने सालों पढ़ने घूमने लिखने सोचने के बाद जो तारतम्य निकाला है उसका है वो ये है। तो मैं इतना कहता हूँ, इसकी कंक्लूजन आप मुझे ये भी पूछ सकोगे कि भाई कंक्लूजन क्या है, ये तो आपने फिर और कंफ्यूज कर दिया। तो कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि जीवन का पर्पस है वो आनंद है जीवन का, और मृत्यु का पर्पस है वो निर्वाण है। ओके, जो निर्वाण की बात करते हैं वो मृत्यु के बाद ही होगा, जीवन में तो होगा नहीं। राइट। तो आनंद तभी आप कर सकते हो जब दूसरों को आनंदित करोगे, क्योंकि अकेले आनंद में होना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरे लोग आनंद में नहीं होंगे तो आपको मार देंगे। खुद आनंद में रहने के लिए लोगों को आनंद में लाना जरूरी है। दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और डेथ का पर्पस है जो निर्वाण या मोक्ष और जो भी है, दैट इज द पर्पस ऑफ डेथ। और आपका जीवन आप पारदर्शक तरीके से दूसरों को आनंदित कर, जब दूसरों को आनंदित करने में हर कोई क्राइम निकल जाएगा। देखिए, बलात्कार नहीं कर सकोगे, राइट, खून नहीं कर सकोगे, लूट नहीं कर सकोगे। तो मैंने कहा ना कि यू हैव टू स्प्रेड द हैप्पीनेस। अकेले हैप्पी होने से कुछ नहीं होगा, आप हैप्पी हो लेकिन दूसरा खा जाएगा आपको, क्योंकि वो तो वायलेंट है, वो अनहैप्पी है। तो स्प्रेड द जॉय और स्प्रेड द हैप्पीनेस के बारे में जब मैं बात करता हूं तब मैं कहता हूं कि एलिमिनेशन ऑफ क्राइम है। यस, यू कैन नॉट डू क्राइम। तो ये जो मामला है थोड़ा डीप है। ऊपर ऊपर से बड़ा सस्ता लगता है कि एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप जाओगे तो डीप है, क्योंकि आप दूसरे के एंजॉयमेंट को दखल अंदाजी किए बिना एंजॉयमेंट कर। मेरी गाड़ी में मैं एंजॉय कर रहा हूं लेकिन किसी को कुचल के नहीं जा रहा हूं। या फिर अपने घर में म्यूजिक सुन रहे हैं रात को, लेकिन पड़ोसी भी ना जगे, इसका भी ख्याल रख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वहां पे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन वाला, सिविलाइज सोसाइटी वाला मामला आ गया ना। सिविलाइजेशन क्या है? हम दूसरों का ख्याल रखे जिए, वही तो सिविलाइज सोसाइटी है। ओशो का जिक्र भी एक बार हमारे बातों में आया, तो मैं खुद भी काफ़ी पसंद करता हूँ, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अपने समय से आगे थे और बड़ा मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट। जनरली लोग क्या थोड़ा मीठी मीठी बातें करना, कई बार स्पिरिचुअल गुरुज वो ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। और एक वो रोनेस थी। तो ओशो को आपने क्या पढ़ा है और उनकी टीचिंग्स की मॉडर्न वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि क्या एप्लीकेशन लगती है? बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछा आपने, क्योंकि ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते उनके बारे में, कंट्रोवर्शियल फिगर मान के साइड में रख देते हैं। जैसे एक हमारे जितने संत है, महात्मा है, वो सब कुछ उदाहरण से लेकर बात करने के तरीके तक वहाँ से ले आते हैं। अकेले एक मोरारी बापू का एक अपवाद है कि जब हम वहाँ पे गए और उन्होंने पब्लिकली बोला कि भाई मुझे ओशो को पढ़ना अच्छा लगता है, मैं हर बात में सहमत नहीं हूँ उससे, लेकिन उनके पास ज्ञान था, उसकी मैं वंदन करता हूँ उस ज्ञान। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई देखिए, कोई भी फिगर, उसमें जय वसावड़ा भी आ जाएगा, YSR भी आ जाएंगे, ओशो भी आ जाएंगे। कोई भी फिगर दो तरीके से व्यक्त होते हैं, एक विचार में और एक आचार में। अब हर बार विचार और आचार के बीच में अंतर थोड़ा रहता है। अब अगर जिसने मैथमेटिक्स बेसिक थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री पता होगा, उसको पता होगा x टेंड्स टू 0, यानी आप 0 तक पहुंच नहीं पाओगे, टेंड करेगा। यस, टेंड करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि भाई गर्मा गर्म कॉफी पीनी है, तो अल्टीमेटली हॉट कॉफी में तो पी ही नहीं पाऊंगा। बोल दिया मैंने कि बहुत गर्म कॉफी पीनी है, मैं तो गर्म कॉफी का आदमी हूं, लेकिन एक्चुअल गर्म तो मैं पी नहीं पाऊंगा, मुझे फूंक लगा के उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। तो बोलने में जो हम कह सकते हैं ना कि गर्म कॉफी पीनी है, वो जब आचरण में जब आते हैं ना, तब उसमें 20% 30% ट्रांसमिशन लॉस होता है, हर किसी में होता है। प्यार की बात करने वाला आदमी कोई हर 24 घंटे गुलाब और चॉकलेट की बात नहीं कर पाता, ओके, क्योंकि उसके भी देह धर्म होते हैं, उसके भी कुछ और काम करो, स्नान भी करना है उसको, पुरुष है तो सेव भी करनी है। तो ये मैं कहता हूं कि भाई ओशो को आप विचार में लीजिए। हम क्या करते हैं, ओशो के आचार देख के उससे दूर हो जाते हैं। आचार तो कंपल्सन है, क्योंकि आपको कॉम्यून बनाना है तो दूसरे लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। उनके जो ओशो को मैं इस तरीके से देखता हूं कि कम जीवन में उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। True. जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, डिजिटल एक्सप्लोजन हो गया है हमारे बीच, तो टाइम कम है और एक विस्फोट बड़ा हुआ,
अचानक सबके हाथ में मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गए, उसका एजुकेशन नहीं आया। पहले क्या होता था कि आपको पहले एजुकेशन आता था कि इंजीनियरिंग क्या है, फिर आपको कहता था कि बाबा आप डैम बना लो, अब पुल बना लो। अब ऐसा है कि भाई आप पुल और डैम बना लो, बाद में सीखो कि पुल और डैम क्या है। डिजिटल एक्सप्लोजन ऐसा हो गया। तो ओशो को बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा अपनी ओरिजिनल सोच थी, बहुत ज्यादा सोच। जब किसी बर्तन में आप बहुत ठूस दोगे तो बर्तन फट जाएगा, इट्स अ फिजिकल लॉ। उसको तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, उसके बाद बाहर नहीं जा पाओगे। तो ओशो में मैंने ये देखा कि भी उन्होंने कहीं से उधार तो लिया नहीं, उन्होंने शास्त्रों का संदर्भ लिया, उधार नहीं लिया। उधार मानी उन्होंने कि भाई लोग क्या कहते हैं कि बुद्ध को आगे करके अपनी दुकान चलाते हैं, कृष्ण को आगे करके अपनी दुकान चलाते हैं। उन्होंने किसी को आगे नहीं किया, उन्होंने सबका खंडन भी करते गए, महिमा भी किया, जो अच्छा लगा उसका महिमा भी किया, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन से किया। तो अब इतने वो खुद बोले हैं कि भाई बेसिकली आई एम ए मैन ऑफ मेडिटेशन एंड लव, प्रेम और ध्यान। मैं मृत्यु के बारे में बात ही इसलिए करता हूं कि मृत्यु तक पहुंचने के लिए यही दो चीज चाहिए, बाकी सब आपको खिलाने के लिए मैं आपके साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, क्योंकि आप सुनोगे नहीं। सीधा प्रेम और ध्यान के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको शौक भी करूंगा, सुबह में किसी का प्रशंसा कर दिया, रात को उसकी टीका भी कर दूंगा, आपको विरोधाभास लगेंगे। लेकिन वो ओशो को आप साइड में रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं मेरा दृष्टिकोण कि ये पूरी कुदरती विरोधाभासी है, पैराडॉक्सियल है। अब देखिए, एक जगह पे अंधेरा है, एक जगह पे उजाला है। अमेरिका में जब सुबह होती है तो भारत में अंधेरा हो जाता है। पानी भी बरसाता है कुदरत, और आग भी बरसाता है, गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है, ठंडी भी आती है, डेजर्ट भी है, रण भी है, और हिमालय का हिम भी है। जीवन भी आ रहा है, मृत्यु भी आ रही है। मृत्यु भी आ रही है। तो ये पूरा जो जिसको किसी ने किया, कैसे किया, वो तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो हुआ है उसमें जितना आप लार्ज देखोगे ना, कॉन्ट्राडिक्शंस देखा देगा। यस, तो ओशो बड़े लार्ज हो गए तो उसके कॉन्ट्राडिक्शंस ज्यादा हो गए, इसलिए That's a good लोग point. उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को हजम नहीं हुआ है, दिमागी डाइजेस्टिव सिस्टम को। भाई ये तो इसमें जाना नहीं है, ये हम पचा नहीं पाए, क्योंकि हमें ज्यादातर एक साइड चाहिए होती है। हम सेफ फील करने के। कॉन्ट्रडिक्शंस को होल्ड करके चल नहीं सकते। हम दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया को होल्ड करके चलना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन। सो दे वांट टू टेक साइड एंड ही वाज नॉट टेकिंग साइड, ही वाज लाइक क्रिएटिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। उन्होंने तो अपना ही खंडन शुरू कर दिया, बाद में अपना खुद का खंडन शुरू कर दिया, अपने शिष्यों का खंडन शुरू कर दिया। ज्यादा कंट्रोवर्सी तो इस वजह से हुई कि अपने लोग ही उनको दूर होते हुए चले गए। लेकिन इट वाज अ फिनोमिनन। मैं मानता हूं कि ऐसा आदमी पूरी, जैसे आइंस्टाइन को लोग कहते हैं कैसा ब्रेन पैदा नहीं हुआ, तो उसके साथ में रख सकता हूँ फिलोसफी में। अगर ही इज द मैन दैट वेरी रेडिकल आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज, वे अहेड ऑफ टाइम। कुछ बहुत एक्सट्रीम भी थे, ऑफ कोर्स बिल्कुल देयर एक्सट्रीम थे, बहुत एक्सट्रीम है। वो उन्होंने दो कंबाइन कर दिया ना, वो फिजिकल वर्ल्ड भी ले आते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो उनका ये था कि भाई इस तरीके से मैं ज्यादा उनका हेल्प मैंने देखा है, इसमें मैं भी आ गया। हर किसी का, किसी भी आर्टिस्ट को आप पूछ लो, किसी भी क्रिएटर को आप पूछ लो, आर्टिस्ट मानी नॉट ओनली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, कोई भी क्रिएटिव साइड रखने वाले इंसान को आप पूछो तो उसकी एक चाह रहती है, पैसा वैसा प्रसिद्धि वो सब ठीक है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना। उसमें से तो महात्मा से महात्मा मुक्त नहीं हो पाए। उनके ये, अब बुद्ध बैठ सकते थे ना, पेड़ के नीचे ही बैठ के पूरा जीवन समाप्त कर सकते थे, वो वहां से खड़े हुए नगर में आए। शायद यही उनका नेचर भी शायद यही करवाना चाहती है उनसे कि जो अगर एक थॉट प्रोसेस, मतलब जुड़ना, मतलब अपने विचारों से जो इनसाइट्स हैं, वो इनसाइट्स, वो विजडम लोगों के साथ में शेयर करना, दैट इज देयर। महावीर ने तो वस्त्र भी त्याग दिए थे, फिर भी विहार किया, लोगों तक पहुंचे कि भाई ये मेरे पास ज्ञान है, आप जरा सीख लो। ज्ञान ही ऐसी चीज है कि आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आपको शेयर करना ही पड़ेगा। राइट। ज्ञान अपने साथ शेयरिंग की भूख लेके आता है। आपके पास कुछ अच्छा आ गया तो आप वीडियो डालेंगे, आप रोक नहीं सकते, आप एक अंदर कुछ से नहीं आता तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दोगे। परफेक्ट। ओके, तो ये ज्ञान शेयरिंग लेके आता है। तो उनके हिसाब से मैं मानता हूं कि वो शेयरिंग में थोड़ी और स्पीड हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो जल्दी बांट दो, जल्दी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाओ। और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तो आपको तरीके चाहिए, फिर मार्केटिंग वाला मामला आ जाए, जिसके वो एक्सपर्ट भी थे, पता भी था कि लोगों को कैसे मार्केटिंग करके पहुंच जाना है। इसीलिए तो हम उनको याद कर रहे हैं, वरना तो फिलोसोफर्स लोग भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति भी थे, लेकिन ज्यादातर लोग आज याद नहीं करते उनको। राइट। तो ये उनको
पता था कि स्टोरी टेलिंग भी करना है, शॉक ट्रीटमेंट भी देना है, मार्केटिंग भी करना है, कंट्रोवर्सी में भी रहना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, कॉन्ट्रडिक्शंस भी क्रिएट करने हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस भी ब्यूटीफुल। क्रिएट करने हैं। लेकिन उनके पास जो है, मैं मानता हूँ कि अगर आपको हिंदुस्तान को सही तरीके से समझना है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, एक लाइफ टाइम में वो संभव नहीं है इतने सारा पढ़ के प्रोसेस करना। तो उसके लिए रेडीमेड रेकनर, जिसको रेडी रेकनर कहते हैं अभ्यासक्रम की भाषा में, वो शो है। So now we will move to the rapid fire round. So it was an amazing conversation so far. So now let's move to the rapid fire, Jay ji. Early bird or night owl? नाइट ऑल। What is your favorite Gujarati dish? बटेटा वड़ा। So one thing that you would like to change about the world. हेट्रेड। What is the last book you read? लास्ट में पीयूष मिश्रा की जो आत्मकथा आई, Okay. वो अभी खत्म तो नहीं हुई लेकिन आधी हो गई, तो ये लास्ट है। आपके कंटेम्प्रेरी ऑथर जिन्हें आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और क्यों? दीपक सोलिया जी करके है, उनको ज़्यादा मैं एडमायर करता हूँ क्योंकि वो बात को बड़ी सॉफ्ट और सही तरीके से कह सकते हैं। और एक सुभाष भट्ट है जो स्पिरिचुअल बातें बड़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं, उनको एडमायर करता If you could change one thing about the literary scene in India, what would it be? हूँ। मोर फ्रीडम, मोर लिबर्टी। बिफोर विदाउट लिबर्टी यू कैन नॉट हैव क्रिएटिविटी। अगर आपको एक डिनर पार्टी प्लान करने का मौका मिले हिस्ट्री के कोई भी 3 फिगर्स के साथ, तो वो 3 फिगर्स कौन से होंगे? एक तो बड़ा डिफाइंड है, कृष्ण होंगे। ओके, तो उनके साथ तो डिनर करने में मजा ही मजा आएगा, 56 भोग वाला डिनर हो जाएगा। दूसरा मैरिलिन मनरो। लवली। तो मैंने पर्दे पे ही देखा है, तो वो देख लेंगे कि भाई डिनर में कैसे दिखते हैं। और तीसरा ओशो। ऐसा कौन सा आपका एक स्किल या टैलेंट है जो बाहर के लोग नहीं जानते लेकिन आपके कुछ करीबी लोग जानते हैं सिर्फ? लोग ये जानते हैं कि मैं कितना खाता हूँ या कितने कितने अच्छे अच्छे स्वाद वाला खाता हूँ, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मैं कितना नहीं खाता हूँ। यानी मैं पूरा मील स्किप करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं लेता और मैं ज़्यादातर डिनर भी नहीं लेता। अभी तक आपकी किसी फैन ने सबसे अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट दिया हो? एक लड़की ने अस्मिता पर्व मोरारी बापू के यहाँ था, जहाँ मैं सिनेमा के ऊपर बोला था, तो सब लोग नेचुरली, उस जमाने में मोबाइल में कैमरा नहीं थे, ये तो सालों पहले 2008 की बात है, तो वो बड़े बेसिक मोबाइल थे उस वक्त। तो उसने आके मुझे किस ही कर लिया सीधा पब्लिकली महुआ में अस्मिता पर्व के पंडाल में। ठीक है, मोरारी बापू की जगह थी तो किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, दूसरी जगह पे होता तो वो वक्ता के तौर पे दूसरी बार बुलाते भी नहीं मुझे। तो ये सबसे अनयूजुअल, क्योंकि I was shocked कि भाई कोई फोटो निकाल ले आएगा, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए, कोई अच्छी अच्छी बातें करेगा, उससे कहा कि भाई इतना अच्छा लगा कि बस बाद में कहा, पहले तो किस कर लिया, बाद में कहा। तो आई वाज सो शॉक्ड। इट वाज अ प्लेजेंट मेमोरी एज वेल। तो अनयूजुअल लेकिन प्लेजेंट। लवली लवली, ये तो बहुत अच्छी मेमोरी है। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन? क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमे, सबसे फेवरेट आपकी कौन सी देश रहा है? मोस्ट फेवरेट में तो मैं ऐसा कहूँगा कि न्यूयॉर्क। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सनल चेंज यू हैव मेड इन द लास्ट ईयर? पर्सनल चेंज में बहुत ज़्यादा वॉइस थ्रो करके बोलता था, आज भी वो आधा तो है लेकिन मैंने आधा किया। सो व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट इन लाइफ? लाइफ इटसेल्फ। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल एंडलेस बुक और मूवी, यू कैन से। वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप चाहते हो कि आपको 10 साल पहले मिला होता? 10 साल पहले किसी ने अगर कहा होता कि भाई जितनी किताबें पढ़ रहे हो उसके साथ थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर लो तो किताबें रखने के लिए जगह तुम बढ़ा सकोगे। अ मूवी यू कैन वॉच रिपीटेडली विदाउट गेटिंग टायर्ड? ला ला लैंड। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ राइटिंग अ बुक? जो नहीं कहा हो दूसरों ने, रिपीटेशन टाल के एलिमिनेशन करते हुए आप उसको बेटर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। बेटर प्रेजेंटेशन इज वेल। राइटर लोग लिख तो पाएंगे नया जो दूसरों ने नहीं कहा, लेकिन आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू प्रेजेंट ए बुक। तो मैं अपनी बुक सेल्फ डिज़ाइन करता हूँ, तो मेरी किसी भी बुक को आप देख लीजिए, डिज़ाइनर दोस्त है, जैसे कैमरामैन होते हैं वो डायरेक्टर के तौर पर, बट आप प्रेजेंट खुद करते हैं? हाँ, मैं खुद बाजू में बैठ के एक एक पेज को डिज़ाइन करूँ। हाउ डू यू टेकल राइटर्स ब्लॉक? आता ही नहीं अभी तक। ये राइटर्स ब्लॉक हमारे जैसे राइटर के लिए नहीं है, वो तो जो फिक्शन के बड़े बड़े सुरमा है उनके लिए है कि मैं कहानी कहाँ से ले आऊँगा। हम तो नॉन फिक्शन के राइटर है, और नॉन फिक्शन के राइटर को राइटर्स ब्लॉक तो वो बड़ी लग्जरी हो जाएगी उनके लिए। अगर जय वसावड़ा जी किसी पैरेलल यूनिवर्स में होते और राइटिंग नहीं होती तो और क्या कर रहे होते? फिल्म मेकिंग कर रहे होते। और लास्ट क्वेश्चन कि आपके पूरे जीवन से अगर 2 या 3 ऐसे सीक्रेट्स आप दे सकें या स्टेप्स दे सकें जो लोग सफल होना चाह रहे हैं, भले ही
ऑथर बनने की जर्नी में या किसी और चीज़ में क्या 2 या 3 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आप अपने जीवन से दे सकते हैं जो लोग फॉलो करें? अपने सपनों के साथ अपनी क्षमता को चेक करो। लोग सपना ही देखते रहते हैं, क्षमता नहीं देखते। क्या बात है। सपना और क्षमता डिफरेंट चीज है। तो एक लेसन तो मैं ये देना चाहूंगा। दूसरा ये देना चाहूंगा कि भाई आप अगर कुछ करना चाहते हो तो चेक कर लो कि किस में आप बेहतर हो, उसमें आप तो 100% दे दो, और जिसमें बेहतर नहीं वो उसको छोड़ दो। उसको पकड़ के मत रखो कि नहीं ये करना है, ये चैलेंज है, ये लोग क्या कहेंगे। वो अपने आप जो अच्छा कर लोगे ना, जो जिसमें बेहतर हो, तो लोग वो भूल जाएंगे कि आपकी कमियां क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, अपने आप भूल जाएंगे। सचिन ने क्रिकेट अच्छा खेल दिया, अब सचिन कैसा दिखता है, उसकी हाइट कैसी है, वॉइस कैसा है, लोग भूल गए। एक ही गुण इतना बड़ा कर दो कि बाकी सब। यस। और तीसरा जो है वो अमिताभ बच्चन ने केबीसी में सूत्र के तौर पे कहा था, और उसकी लाइफ में भी उसने अप्लाई किया, सीखना बंद तो जीतना बंद। सो ट्रू। अगर आपको कांस्टेंट जीतना है तो कांस्टेंट सीखना पड़ेगा। कुछ शब्द अगर जो इनर वेलनेस ट्राइब का जो मिशन हमने चालू किया है, अगर कुछ शब्द आप कहना चाहें कि हाउ यू सी दिस मिशन, हाउ यू सी दिस इनिशिएटिव। वो एक बड़ा अच्छा, मुझे तो ये नाम ही बड़ा अच्छा लगा। ट्राइब तो लोग अपना कबीला मजबूत करने के लिए और दूसरे कबीलों को एलिमिनेट करने के लिए बनाते हैं। हिस्ट्री तो ये रहा ट्राइब का। ये जो ट्राइब है वो तो प्यार वाली ट्राइब है कि भाई दूसरों को अच्छा बनाने के लिए ट्राइब बनाई गई है। तो मैं मानता हूं कि ये ट्राइब ऐसा है कि पूरा गोला इसमें आ जाएगा, पृथ्वी का। तो ऐसी ट्राइब नहीं है कि जिसमें एक कबीला आ जाएगा, एक गांव आ जाएगा। पूरा गोला को समा सकता है, पूरी पृथ्वी समा सकती है उसमें।